अध्याय 781 अलारिक स्काई 10,010 सितारा जानवर। ब्लडहॉट हाउस क्या योजना बना रहा है। लंबे सफ़ेद बाल, लाल आंख और स्त्री के खुले चेहरे वाला पीला चेहरा वाला एक आदमी शांत भाव से बोला। बाहर से यह आदमी टूट गया, सौम्य और प्रिय दिखता था, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ किसी की आत्मा को शांत करने वाली थी और सुनने में सुखद लगती थी। हालांकि जो लोग इस आदमी को पहचान रहे थे वे सच्चाई जानते थे। वह एक पीक डिवाइन स्टेज कल्टिवेस्टर, ब्लड किंगडम के राजा और पूरे ब्लड महाद्वीप के सबसे मजबूत व्यक्ति अलारिक स्काई थे। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिससे ब्लड किंगडम के अनुयायी भिक्षु थे और ब्लड किंगडम का समर्थन करने वाले उससे प्यार करते थे। अलारिक ब्लड किंगडम का प्रीमियर था और यह स्पाइनल सो स्ट्रॉन्ग था कि ब्लड किंगडम अजेय दिखता था। पूरे यानियल में ड्रैगन लॉर्ड को ओके केस ने भी दिखाया मुख्य युद्ध में अलारिक का सामना करने की हिम्मत नहीं की और उसके बाद अलारिक सन के नीचे लड़ाई चल रही थी। जब जमीनी लड़ाई की बात आई जहां सूरज नहीं पहुंच सका तो अलारिक स्वचालित रूप से पूरी दुनिया में सबसे मजबूत बन गया और कोई भी उसे चुनौती देने के लिए आगे नहीं आया। इस आदमी के अनुभव ने ही ब्लड किंगडम को पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह बना दिया है। बेशक अगर आपको यह मुख्य बात पसंद है। जैसा मैंने कहा, ब्लडहॉट हाउस ने एक वादा किया था। अलारिक के बगल में कट्टर व्यक्ति ऑर्फियस ने उत्तर दिया। ऑर्फियस, मैं यहाँ वहाँ नहीं घूम रहा हूँ। आप एक चतुर व्यक्ति हैं, आप अपने कार्यों के परिणामों को जानते हैं। इसके बाद जब भी आप मेरे करीब आएं तो मुझे पता चले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और इन आपकी योजना के लिए परिणाम से बाहर निकलें। अलारिक विंडो की ओर चला गया और बोला, वह मदद करने को तैयार है। ऑर्फियस ने उत्तर दिया। उन शब्दों को सुनकर अलारिक ने पीछे मुचा और चेहरे पर हल्की सी आश्चर्य के साथ ऑर्फियस की ओर देखा। क्या ऐसा कुछ है जो मेलिया या लाजस चाहती है? उन्होंने प्रश्न किया। यह मेलिया से संबंधित है। हाँ, ऑर्फियस ने सिर हिलाया। वह मितसी पर इतने सारे टुकड़ों का शिकार क्यों करना चाहती है? अलारिक ने प्रश्न किया। ऑर्फियस ने उत्तर दिया, यह उसके कबीले के नेताओं द्वारा उपकार किया गया है। उसके कबीले के नेता? वह एक कबीले में शामिल हो गया। अलारिक ने बर्नहे से कोड लीन। उसने किया। कौन सा? अभी मैक रजिस्टर बाकी है। अलारिक चिप्स हो गया। वाह, एक ऐसा कबीला शामिल हो गया है जिसका अभी तक पंजीकरण भी नहीं हुआ है। ये सही है। ऑर्फियस ने सिर हिलाया। अचानक अलारिक ने ऑर्फियस को दृष्टि डाली और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ऑर्फियस, ब्लडहॉट हाउस का उपयोग नहीं किया जा रहा है ना? उसके चारों ओर का शांत वातावरण बदल गया और पूरे कमरे में एक अजीब दमनकारी आभा महसूस होने लगी। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे ताकतवर प्राणियों में से एक ऑर्फियस को भी अलारिक की आंखों में देखने में कठिनाई हो रही थी। हालांकि इस आदमी से बात करने का यह उनका पहला अवसर नहीं था। ऑर्फियस जानता था कि वह जो महसूस कर रहा है उसे कैसे छिपाना है और खुद को कैसे संभालना है। जैसा कि मैंने कहा, ब्लडहॉट हाउस का उस आदमी पर एहसान है, मेलिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप जिस कबीले के नेता के बारे में बात कर रहे हैं उसकी साधना अवस्था क्या है? अलारिक ने प्रश्न किया। वह एक सम्राट है। इस बार अलारिक के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। मेलिया एक ऐसे कबीले में शामिल हो गया जिसका नेता केवल एक सम्राट स्टेज कल्टिवेटर है। ये सही है। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मेलिया इस तरह की किसी बात के लिए सहमत हो। नहीं, उसे तो छोड़ ही दीजिए, आप पहले इसे अस्वीकार कर देंगे। मैं एक अनुबंध से बंधा हुआ हूँ अलारिक, मैं आपको यह नहीं बता सकता। बस ये जान लें कि मेलिया या मुझे यहाँ मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है। आप? अचानक अलारिक ने ऑर्फियस की भावहीन आंखों में देखा और सवाल किया। आप उस आदमी का समर्थन करते हैं, है ना? मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। यह मेलिया के बारे में नहीं है। तुम उस आदमी की वजह से ऐसा कर रहे हो। जैसा कि मैंने कहा, मुझ पर उनका एहसान है। वह महज एक सम्राट है। ब्लडहॉट हाउस पर किसी भी सम्राट का एहसान नहीं होगा। अलारिक ने उसे काटने की जल्दी की। और एम्ब्रोसिया के लिए इस सम्राट स्टेज कल्टिवेटर की मदद करने के लिए सहमत होना। अलारिक सोचने लगा, फिर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और वह जोर से हंसा। हा टिल्ड, ये पता चलते ही कई युवा पिशाचों का दिल टूट जाएगा। अलारिक, तुम किस बारे में सोच रहे हो? ऑर्फियस ने सवाल किया। ओह चलो ऑर्फियस, तुम इसे जोर से कह सकते हो। तुम्हें आखिरकार हमारे मेलिया के लिए एक साथी मिल गया, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। वह सिर्फ कबीले का नेता है और वह सिर्फ उस कबीले की सदस्य है। ऑर्फियस ने सीधे इनकार कर दिया। हा टिल्ड। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया देखकर अलारिक हंसता रहा। अब मुझे यकीन हो गया है, मेलिया को अपना पार्टनर जरूर मिल गया। हा टिल्ड, वह छोटी लड़की बड़ी हो गई है। ये लगभग भयावह है कि समय कितनी तेजी से भागता है। वह लड़की पहले से ही उस उम्र में है। अलारिक ने आह भरी। ऑर्फियस को पता नहीं था कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। वैसे भी वह आदमी कौन है? क्या वह ड्यूक परिवार से है? क्या मैं किसी के बारे में जानता हूँ? ऐसे कुछ सम्राट हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन उनमें से सभी अभी भी 50 वर्ष से कम उम्र के हैं, इसलिए वे किसी से शादी नहीं कर सकते अभी तक। रुकिए, कुछ ऐसे भी हैं जो 50 पार कर चुके हैं।
लेकिन क्या मिलिया सचमुच उनसे शादी करना चाहती है? ईमानदारी से कहूँ तो उनकी प्रतिभा मानकों के अनुरूप नहीं है। ओह ठीक है, मुझे लगता है कि प्यार अंधा होता है। मैं वास्तव में अभी उस छोटी लड़की से मिलना चाहता हूँ। फुफुफु। मैं देखना चाहता हूँ कि जब मैं उसे छेड़ता हूँ तो उसका भावहीन चेहरा कैसे बदल जाता है। अलारिक अपने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ बोला। अचानक ऑर्फियस सोचने लगा, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। फिर उसने सिर हिलाया। उससे मिलो और अपनी छोटी बहन से भी मिलो। वह गुस्से में है, तुम्हें पता है। मुझे नहीं लगता कि वह तुमसे तब तक मिलेगी जब तक तुम खुद उसके पास नहीं जाओगे। वह एक बच्ची है। अलारिक ने आह भरी। ठीक है, मैं असहमत नहीं हूँ। ऑर्फियस मुस्कुराया। कुछ देर सोचने के बाद अलारिक ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं ब्लडहॉट हाउस का औपचारिक दौरा करूंगा। नहीं, इसके बजाय मेरे साथ आओ। औपचारिक मुलाकात अभी एक समस्या होगी। मैं नहीं चाहता कि वे चारों इधर उधर घूमें। ये परेशानी भरा होगा। अलारिक ने ऑर्फियस की आंखों में देखा और अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। उस लड़के की रक्षा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं और भी अधिक उत्सुक हूँ। बस जाने के लिए तैयार हो जाओ। मुझ में तुम्हें कुछ भी समझाने की ऊर्जा नहीं है, तुम स्वयं ही सब कुछ पता लगा लो। अरे ठीक है। अध्याय 782। क्या आप उनके छात्र मानव हैं? फ्लैप फ्लैप तारांकन फ्लैप। दो चमगादड़ एक भव्य कमरे के अंदर की ओर उड़ गया और मानव शिखरों को बदल दिया गया। जो नौकर कमरे के अंदर की दुकान थे, उन्होंने उस आदमी को देखा जो उनके स्वामी के साथ था। उनकी गहरी चौड़ाई से आश्चर्यचकित हो गया। चारों नौकरों ने तुरंत अपना स्थान बताया और तुरंत सिर झुकाकर जमीन पर बैठ गए। महारानी, उन्होंने स्थापित किया। अलारिक ने बस नामांकित हुए हिलाला सिरिया। उनके सौम्य शरीर से एक सहज भाव झलक रहा था। लेडी एम्ब्रोसिया, मेलिया और नक्स को बुलाओ। उन्हें बताया गया कि महामहिम आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। ऑर्फियस बोला, जैसी आपकी आज्ञा लॉर्ड ऑर्फियस। नौकरों ने सिर हिलाया और फिर वे खो गए। अलारिक ने ऑर्फियस की ओर देखा और अर्थपूर्ण रूप से चित्रित किया। ये दूसरी बार है जब आपकी रक्षा की है। ऑर्फियस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो तुमने अंततः खुद को छोड़ दिया निर्णय। 2 मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला और लंबे सफ़ेद बालों वाली एक महिला चेहरे पर थोड़ा गुस्सा करने के लिए अंदर आई। अमृत। महिला को देखकर अलारिक धीरे धीरे मुस्कुराया और उसकी सराहना की। तुम्हें आमंत्रित किया गया है। होह, वापस जाओ। यहाँ केवल रक्त साम्राज्य के राजा के रूप में उल्लेख किया गया है और एक राजा ने केवल ड्यूक हाउस में जाने की घोषणा की है। तुम इस तरह हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इससे पहले कि एम्ब्रोसिया ने अपनी पूरी कर ली, लारिक अचानक बात सामने आई और उसे गले लगा लिया। एम्ब्रोसिया या ऑर्फियस ने भी प्रतिक्रिया पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जहां तक अलारिक की बात है, उसने चेहरे पर भारी मुस्कान के साथ बस अपनी बहन को गले लगा लिया। उई उई, मुझे ऐसे मत गले लगाओ। सावधान रहो। मुझे तारे याद आई, बहन। अलारिक ने संजीदा बहन से कहा। एम्ब्रोसिया ने एक सेकंड के लिए रुकी, हालांकि जल्द ही उसने अलारिक के सिर पर अपना हाथ रखा और फिर से उसे धक्का देने की कोशिश की। मैं समझ गया, अब दूर हटो। मैं इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूंगा। एम्ब्रोसिया, तुम्हें इतने समय हो गए जब तक तुम्हारे बड़े भाई को बुढ़ापा नहीं आया। आप मेरा सेंचुरिया भूल गए। मैं यह नहीं भूला, मैं साथ था। कहीं नहीं, मैं ही था। ओहो, निश्चित रूप से महाद्वीप पर सबसे मजबूत जीव कहीं नहीं था, इतना कि वह 5 मिनट के लिए भी अपनी बहन से नहीं मिल सका। मैं मूर्ख नहीं हूँ भाई। हो सकता है कि मैं ऐसा न दिखूं, लेकिन उस समय कोई बड़ी घटना नहीं घटी जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करना जरूरी था। क्या सशस्त्र शस्त्रागार लगता है कि मैं अपनी बहन का जन्मदिन भूल जाऊंगा? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं नाराज हूँ? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। जब मैं वापस लौटा तो मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी, मैं इसे नहीं भूला। सिस्टर इलियाना ने तुमसे कहा होगा, मेरे साथ मूर्ख जैसा व्यवहार मत करो। अंत में अलारिक अपने एकमात्र उद्धारकर्ता की ओर मुड़ गया। ऑर्फियस, मेरी मदद करो। उसे बताओ कि मुझे बुलाया गया था। आप ही वह व्यक्ति हैं जो दूसरों को बुलाते हैं, न कि इसके विपरीत। आपको संभवतः कौन बुला सकता है? एम्ब्रोसिया ने प्रश्न किया। अलारिक चुप हो गया। ये देखकर ऑर्फियस को पता चल गया कि उसे हस्तक्षेप करना होगा। डार्लिंग, तुम्हें यहाँ एक बड़ा इंसान बनने की जरूरत है। तुम संभवतः इतने लंबे समय तक अपने भाई से नाराज नहीं रह सकती, है ना? देखो, अब तुम उसे दूर भी नहीं कर रही हो। एम्ब्रोसिया को अंततः एहसास हुआ कि अलारिक अभी भी उसे गले लगा रहा है और उसने उसे दूर धकेलना शुरू कर दिया। चले जाओ, तुम लानत हो। तुम इतने मजबूत क्यों हो? एम्ब्रोसिया रोया। जहां तक अलारिक की बात है तो वह हिला तक नहीं। ये दृश्य काफी हास्यप्रद लग रहा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इस दृश्य के सभी पात्र हजारों साल पुराने हैं। ठीक वैसे ही जैसे मेलिया, नक्स और उसकी पत्नियां, जो कमरे के बाहर से सब कुछ देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। ईमानदारी से कहें तो उन्होंने खुद को तैयार कर लिया था, खासकर नक्स और उसकी पत्नियां। आखिरकार वे ब्लड किंगडम के राजा से मिलने वाले थे।
वे पूरे रक्त महाद्वीप में सबसे मजबूत अस्तित्व से मिलने जा रहे थे, इसके लिए बहुत अधिक मानसिक तैयारी की आवश्यकता थी। हालांकि जैसे ही वे यहाँ पहुंचे, वे सब ठिठक गए। दरवाज़ा पहले से ही खुला था और एक सफ़ेद बालों वाला आदमी, जो संभवतः रक्त साम्राज्य का राजा था, मेलिया की मां को गले लगा रहा था, जबकि वह उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। अहम अहम, दस्तक दस्तक। मेलिया ने आखिरकार दरवाज़ा खटखटाया और अपने प्रवेश की घोषणा की। अलारिक ने अंततः मेलिया और अन्य लोगों को देखा जो उसके सामने खड़े थे और दूर चले गए। एम्ब्रोसिया ने पलटकर उन्हें भी देखा। वह शर्मिंदगी से लाल हो गई और उसकी यह अभिव्यक्ति देखकर नक्सगश खाकर गिर पड़ा। वह महिला जिसके पास हमेशा वह चंचल मुस्कान और वह आकर्षक आत्मविश्वास था। एम्ब्रोसिया ब्लडहॉर्ट जैसी महिला उसके सामने शर्मा रही थी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे वह कभी नहीं भूल सकता। आप यहाँ हैं, ऑर्फियस ने पुकारा। चाचा। कमरे में प्रवेश करते ही मेलिया ने अभिवादन किया और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ अलारिक को गले लगा लिया। दूसरी ओर नक्स और उसकी पत्नियों ने अपना सिर झुका लिया। महारानी। उन्हें देखकर अलारिक, जो अपनी भतीजी को गले लगा रहा था, भौहें चढ़ गईं और सवाल किया, कौन है वे? वह आदमी मिलिया कबीले का नेता नक्स लिएंडर है और उसके पीछे की खूबसूरत महिलाएं उसकी पत्नियां हैं। वह एक इंसान है। अलारिक बुदबुदाया। ये सही है। ऑर्फियस ने सिर हिलाया। अलारिक ने फिर नक्स पर नजर डाली। नक्स को एक दमनकारी शक्ति महसूस हुई जिससे उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने पीछे देखा और अलारिक के चेहरे पर उत्सुक अभिव्यक्ति देखकर वह समझ गया कि यह आदमी जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था, यह एक अनैच्छिक क्रिया थी। उसकी नज़र बिल्कुल इतनी शक्तिशाली थी। एक पूर्ण कृषक हो। अलारिक चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ बुदबुदाया। अब मैं देख सकता हूं कि मेलिया ने उसमें क्या देखा था। फिर उसने नक्स की सुनहरी आंखों में देखा। नक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर अपने आप हिल रहा हो। उसका सिर ऊपर उठ गया और उसकी आंखें वापस अलारिक की आंखों में देखने लगीं। फिर अचानक नक्स को एहसास हुआ कि वह बिल्कुल अलग जगह पर था। वह एक लाल रंग के तरल पदार्थ पर खड़ा था जो संभवतः खून था। उसने चारों ओर देखा और देखा कि वह एक विशाल स्थान पर था जिसका कोई अंत नहीं था और हर जगह खून बह रहा था। कदम कदम। नक्स पीछे हट गया। ये हरकत सामान्य से अधिक तेज थी क्योंकि वह रक्त पर कदम रख रहा था। नक्स ने अपनी पत्नियों से संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि वह भी टेलीपैथिक कनेक्शन तक नहीं पहुंच सकते। क्या आप उनके छात्र हैं, इंसान? अचानक नक्स ने एक प्रश्न सुना। अध्याय 783 हो। क्या तुम उनका प्रशिक्षण हो रहे हो, मानव? अचानक नक्स ने एक प्रश्न सुना। वह जानता है कि उसे 100% यकीन है कि उसके आसपास कोई नहीं है। उसने अपने परिवेश को अपनी तकनीक का उपयोग करने के लिए फिर से महसूस किया, हालांकि पहले की तरह वह कुछ भी महसूस नहीं कर सका। वह एक अजीब जगह पर था, बिल्कुल अकेला। हालांकि जैसे ही नक्स पीछे मुड़ा, उसने देखा कि वही सफ़ेद बाल वाला आदमी उसके सामने खड़ा था। नक्स की अभिव्यक्ति बदल गई। वह उसने मेरी समझ से इस्तीफा दे दिया। किसी को पता था, यहाँ तक कि ऑर्फियस भी ऐसा नहीं कर सका। नक्स को पता चला कि यह आदमी ऑर्फियस अधिक मजबूत था, हालांकि अंत में वे दोनों दिव्य चरण कल्टिवेस्टर थे। उसने ऐसा कैसे किया? तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, मानव। किस हथियार का उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है? उस आदमी ने फिर सवाल किया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नक्स ने फेस पर झुर्रियां से पूछा। वे कौन हैं? नक्स ने हैरान होकर उस आदमी को चौंका दिया, जो चट गया। क्या उन्होंने ऐतिहासिक स्मारक के लिए कहा था? लेकिन क्या वे हथियार बाहर भेजेंगे? अन्य छात्रों के बारे में क्या? क्या आप अकेले हैं या अन्य छात्रों ने भी बाहर जाने का निर्णय लिया है? उस आदमी ने सवाल किया, हालांकि जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। तुम्हें पता नहीं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, है ना? कोई बकवाद नहीं शर्लक। शर्लक कौन है? उस आदमी ने सवाल किया और नक्स की आवाज़ से डर गया। नक्स की प्रतिक्रिया देखकर वह आदमी नरकचक का रह गया। फिर उसे समझ आया। ये भी नहीं पता कि तुम कहाँ हो। आप वास्तव में उनके छात्र नहीं हैं, हो? खुद से बुदबुदाते हुए आदमी ने बहुत भरा है। फिर उसने नक्स पर फिर से नज़र डाली और सिर हिलाया। मैं क्षमा चाहता हूँ, मानव। मैं जानता हूँ कि आप भ्रमित हैं, इसलिए मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ। पहला और महत्वपूर्ण, मेरा नाम अलारिक स्काई है, रक्त साम्राज्य का राजा। आप जिस स्थान पर हैं वह आपका माइंड स्पेस है। फिर अलारिक ने चारों ओर देखा और खुद को सुधारा। ठीक है, ये हमारा माइंड स्पेस है, हालांकि चूंकि मैं आपसे बहुत अधिक मजबूत हूँ, इसलिए मैं आपके माइंड स्पेस पर हावी हूँ और इस स्पेस को नियंत्रित करता हूँ। बाहर का समय रुका हुआ है, या ये कहा जा सकता है कि यहाँ का समय बाहर के समय की तुलना में असीम रूप से तेज चलता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे बाहर का समय रुका हुआ है। वैसे भी यहाँ से निकलने पर आपको थोड़ी थकान महसूस होगी, इसलिए परेशान न हो, थोड़ा आराम करने के बाद सब ठीक हो जाएगा। साथ ही यहाँ बेवकूफ़ी भरी बातों के बारे में न सोचें। मैं वास्तव में आपके सबसे प्रभावशाली विचारों को पढ़ सकता हूँ। नहीं, मैं आपकी याददाश्त नहीं पढ़ सकता, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
नहीं, मैं आपको यहाँ नुकसान पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि सच में हमारा वास्तविक शरीर अभी भी बाहर है। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं बिना किसी के हस्तक्षेप के कुछ प्रश्न पूछना चाहता था। मुझे लगता है कि यह आपके अधिकांश प्रश्नों का उत्तर देता है ना? मेरे पास कुछ और प्रश्न हैं। नक्स बोला, पूछना। आपने जिन लोगों का उल्लेख किया है वे कौन हैं? कौन से लोग? आपने अनुमान लगाया कि मैं उनका छात्र था। कौन है वे? उसका प्रश्न सुनकर अलारिक चंचलता से मुस्कुराया। तुम निश्चित रूप से जिज्ञासु हो, मानव। मुझे उत्तर चाहिए, महामहिम। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। मैंने आपको गलती से यहाँ बुलाया है और इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। हालांकि मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। ये शब्द कहते हुए अलारिक ने अपना हाथ लहराया। नक्स का परिवेश फिर से बदल गया और वह ऑर्फियस के कमरे में वापस लौट आया। अचानक नक्स को लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। उसने अपना सिर पकड़ने की कोशिश की, हालांकि जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर कमजोर हो गया है और उसने संतुलन खो दिया है। नक्स, अमाया, जो नक्स के ठीक बगल में खड़ी थी, ने उसे पकड़ लिया और चिंता में चिल्लाया। उसकी अन्य स्त्रियां भी एकत्र हो गईं, यहाँ तक कि मेलिया भी चेहरे पर चिंता के भाव लिए नक्स की ओर चल दी। तुम ठीक हो? उसने सवाल किया। जैसे ही उसने सांसें रोकी, अपने चेहरे पर एक कमजोर भाव के साथ सिर हिलाया। दूसरी ओर एम्ब्रोसिया ने अपने भाई की ओर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। भाई, उसने पुकारा, मेरे पास कुछ चीजें थीं जिनकी मुझे पुष्टि करनी थी, तो आप जबरदस्ती उसके माइंड स्पेस में घुस गए। एम्ब्रोसिया ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह हमारे ब्लडहॉट हाउस का मेहमान है, भाई। कृपया अपने उतावले कार्यों से बचें। आप उससे अनगिनत गुना अधिक मजबूत हैं। यदि आप उसके माइंड स्पेस पर इस तरह हावी हो जाते हैं तो यह उसके भविष्य के मार्ग को प्रभावित कर सकता है और मैं आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगा। एम्ब्रोसिया ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा, मैं अपने अविवेकपूर्ण कार्यों के लिए क्षमा चाहता हूँ। अलारिक ने माफ़ी मांगी। नक्स की पत्नियां, जो अलारिक को घूर रही थीं, ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उस आदमी ने माफ़ी मांगी, वे इससे अधिक कुछ नहीं मांग सकते थे। ईमानदारी से कहूं तो इस आदमी से माफ़ी मांगना भी बहुत ज़्यादा था। आखिरकार वह यहाँ सबसे मजबूत व्यक्ति था। इस दुनिया ने ताकत के दम पर राज किया। अगर उसने दोबारा ऐसा करने का फैसला किया तो वे क्या कर सकते थे? नक्स ने अपनी पत्नियों को पकड़ लिया और फिर वह खड़ा हो गया। अलारिक सही था, उसे बस थोड़े आराम की ज़रूरत थी और पुनर्जनन के साथ वह पहले से ही बेहतर हो रहा था। वैसे भी तुम यहाँ क्यों हो? अचानक एम्ब्रोसिया ने सवाल किया। अलारिक ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से आपसे मिलना है। मजाक मत करो भाई, अगर तुम सिर्फ उनसे मिलने के लिए यहाँ होते तो तुम उन्हें नहीं बुलाते। चिंता मत करो, मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया है। अब तुम ईमानदार हो सकते हो। अलारिक ने एम्ब्रोसिया की आंखों में देखा और फिर मेलिया की ओर देखते हुए मुस्कुराया। मैं बस उस आदमी से मिलना चाहती थी जिसे मेरी प्यारी भतीजी ने चुना था। आप इसे इस तरह क्यों बना रहे हैं? मेलिया असमंजस में पड़ गई। आपने उसे नहीं चुना? अलारिक ने प्रश्न किया। मैंने किया, उसने मुझे दिखाया कि वह मुझसे बेहतर था, मुझे हार माननी पड़ी। मेलिया ने सिर हिलाया। लेकिन मुझे ये कहना होगा कि एक इंसान के लिए हम पिशाचों के सबसे सुंदर फूल को छीन लेना, यह अफसोस की बात है। अन्य पिशाच इस बारे में सुनते ही अपने बालों को तब तक नोचेंगे जब तक वे गिर नहीं जाते। मैं रक्त महाद्वीप छोड़ने की योजना बना रहा हूँ। हाँ। मेलिया ने फिर सिर हिलाया। आप इस मामले में बहुत गंभीर लग रहे हैं। अलारिक आश्चर्यचकित था। बेशक मैं हूँ, यह मेरे अपने भविष्य के लिए है। ओह, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने रोमांटिक हो। मुझे लगा कि संघर्ष करना और मजबूत होना ही एकमात्र चीज़ थी जो तुम्हारे दिमाग में थी, बिल्कुल अपने पिता की तरह। अलारिक ने टिप्पणी की और अचानक प्रेम प्रसंगयुक्त मेलिया ने भौहें चढ़ा दी। उसे उदास देखकर अलारिक की भी भौहें सिकुड़ गईं। बाकी लोगों ने भी भौहें चढ़ा लीं। अध्याय 784 में सक्षम हूँ। तो यह इंसान वह व्यक्ति नहीं है जो आपको प्यार करता है। ओ बिल्कुल नहीं। आप ये नतीजे कैसे? अमेरिका पर, मेलिया ने दिया जवाब। अलारिक ने ऑर्फियस को दर्शनीय स्थलों पर देखा। मुझे मत देखो, मैंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर वही भाव थे। कैसी अभिव्यक्ति? ऑर्फियस ने प्रश्न किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अलारिक चिप्स हो गया। वह किससे बात कर रही थी? ऑर्फियस अपने चेहरे पर कोई भाव न दिखाने के लिए जाते थे। यदि वह कहे कि उसकी अभिव्यक्ति पड़ी गई है तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। अलारिक ने अपनी भतीजी की ओर देखा जो अभी भी उससे रूठ रही थी। फिर उसने नक्स और उसकी रुचि पर नजर डाली, जो उसके चेहरे पर अजीब भाव के साथ उसे देख रहे थे। राजा के रूप में मेरी गरिमा। अलारिक बुदबुदाया। उसकी अपनी गरिमा तार तार होती दिख रही थी। सबसे पहले उसे अपनी बहन को गले लगाते हुए देखा गया जब वह दूर जा रही थी। फिर नक्स के दिमाग में अंतरिक्ष में जबरन प्रवेश करने के कारण उसकी बहन ने उसकी आलोचना कर दी। और अब उसकी भतीजी उसे गौर कर देख रही थी, और इन सभी में वह कुछ नहीं कर सका।
ये ठीक था अगर यह केवल ऑर्फियस, एम्ब्रोसिया और मेलिया ही होते, वे एक ही तरह के परिवार थे, लेकिन अगर आप लॉग इन करें तो हम बाद में आ सकते हैं, महाराज। नक्स ने चेहरे पर अस्वस्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। अलारिक ने नक्स पर नजर डाली और अंत में, वह भारी है। ठीक है, मैं खुद को और शर्मिंदा नहीं होऊंगा। आइए सबसे लोकप्रिय मुद्दों की शुरुआत करते हैं। आप जिस शिकार की योजना बना रहे हैं। मैंने सुना है कि जब आपसे पूछा गया तो आपने कारण नहीं बताया, इसलिए मैं आपकी पसंद का सम्मान करूंगा और आगे नहीं पूछूंगा। मेरे पास केवल एक ही प्रश्न है जो मैं पूछना चाहता हूं। ये कबीला आप पंजीकृत होंगे, इसमें मेलिया की क्या स्थिति होगी? वह संस्थापक साझेदारों में से एक होंगी? नहीं, मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। संस्थापक भागीदार केवल उन लोगों के नाम हैं जो कबीले के गठन के समय सबसे पहले वहाँ थे। मेलिया की स्थिति क्या होगी? या मुझे बस प्रत्यक्ष होने दो, क्या मेलिया इस कबीले का उपनेता होगा? अलारिक ने नक्स की आंखों में देखते हुए सवाल किया। अलारिक, एम्ब्रोसिया, ऑर्फियस और मेलिया पर नज़र डालते ही नक्स ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या यह उत्तर आपके निर्णय को प्रभावित करेगा? नक्स ने वापस प्रश्न किया। ऐसा नहीं, इस सवाल का जवाब मेलिया ने ही दिया था। हालांकि अलारिक उसे रोकने ही वाला था। चाचा, मेलिया ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। फिर वह नक्स की ओर मुड़ी और बोली, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ये निर्णय अपनी भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि सभी तथ्यों, फायदे और नुकसान पर विचार करने के बाद लें। कबीले में कोई अनुकूलता नहीं होनी चाहिए और केवल सक्षम लोगों को ही महत्वपूर्ण पद मिलना चाहिए। यह एक मजबूत कबीले की निशानी है। मेरे मन में जो विचार था, मैं आपको उपनेता के साथ इस पर चर्चा करने दूं तो कैसा रहेगा? आप दोनों इस पर बात कर सकते हैं और एक बार जब आप आश्वस्त हो जाएं कि उसमें वह सब कुछ है जो चाहिए, तो आप सक्षम व्यक्ति का चयन कर सकते हैं। नक्स की पेशकश की। आप आश्वस्त लग रहे हैं। मेलिया मुस्कुराए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमने पहले भी इस तरह की बातचीत की है? नक्स भी मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेलिया चुप हो गई। नक्स चंचलता से मुस्कुराया, फिर वह पीछे हट गया और अमाया की पीठ थपथपाए। आप वाइस लीडर बनना चाहते हैं, है ना? अमाया ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ सवाल किया। मुझे लगता है कि मैं आपसे अधिक उपनेता के पद का हकदार हूँ, हाँ। मेलिया ने अपने सामान्य, भावहीन चेहरे के साथ सिर हिलाया। आपको ऐसा क्यों लगता है? हमने अब कुछ समय एक साथ बिताया है, मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं है कि आप अहंकारी होकर सोच रही हैं कि आप इस दुनिया में हर चीज़ के लायक हैं। आप एक स्मार्ट महिला हैं जो कोई भी बयान देने से पहले हर चीज़ की गणना करती है। इसलिए मैं आपका कारण सुनना चाहूँगा। मजबूत नियम बनाते हैं, कमज़ोर को निगल लिया जाता है। मैं आप सभी की तुलना में अधिक मजबूत हूँ, मुझे लगता है कि केवल वह कारण ही काफ़ी है, नहीं? मेलिया ने उत्तर दिया। तो फिर आपको सबसे मजबूत कबीले सदस्य का खिताब क्यों नहीं मिलता? उपनेता बनने का क्या मतलब है? मुझे यकीन है कि सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में आपका सम्मान और प्रभाव एक उपनेता से कहीं अधिक होगा। दुनिया ताकतवर द्वारा कमज़ोर को निगलने के सिद्धांत पर काम करती है, मेलिया। लेकिन ये वो दुनिया नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ अपने कबीले के बारे में बात कर रहे हैं। हमें यहाँ कमज़ोरों को भटकना नहीं है, हमें उन्हें अपने साथ ऊपर खींचना है, ताकि भविष्य में हम अपने दुश्मनों को भटक सकें। एक वाइस लीडर सिर्फ एक खाली पदवी नहीं है। एक वाइस लीडर को बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। ईमानदारी से कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक वाइस लीडर को एक लीडर से भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। सिर्फ मजबूत होना ही काफ़ी नहीं है। कबीले में अलग अलग शाखाएं बनाना, जिनमें से प्रत्येक शाखा एक अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हो, नए कबीले सदस्यों की भर्ती करना, सदस्यों को उनकी प्रतिभा के अनुसार अलग अलग शाखाओं में विभाजित करना, सभी शाखाओं का प्रबंधन करना, प्रत्येक शाखा के लिए अलग अलग शाखा नेताओं की नियुक्ति करना, उन नेताओं को प्रबंधित करना, सुनिश्चित करना शाखाओं और पूरे कबीले के बीच संचार, सुनिश्चित करें कि कबीले के नेता को कबीले के अंदर होने वाली किसी भी प्रमुख चीज़ के बारे में अपडेट किया जाए, अन्य कुलों और शक्तियों के साथ संबंधों का प्रबंधन किया जाए। क्या आपको लगता है कि आप अकेले ताकत के साथ यह सब कर सकते हैं? अमाया ने मेलिया की आंखों में देखते हुए सवाल किया। हालांकि इस बार मेलिया का उत्तर तात्कालिक नहीं था। यहाँ तक कि एम्ब्रोसिया, अलारिक और ऑर्फियस भी चुप थे। अमाया के सामने मेलिया का तर्क कमजोर लग रहा था। आपने अभी जो कुछ भी बताया, आपको क्या लगता है कि मैं यह नहीं कर सकता? मेलिया ने सवाल किया। ठीक है, शुरुआत करने वालों के लिए आपके तर्क में केवल ताकत का उल्लेख है, लेकिन ईमानदारी से अगर आप ये सब चीज़ें कर भी सकें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? मेलिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं तुमसे बेहतर काम करूंगा। खुली चुनौती, और आप इसके बारे में इतने आश्वस्त कैसे हैं? मेलिया ने सवाल करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैं सक्षम हूं, मैं वह सब कुछ कर सकता हूं जो मैंने बताया। मैं इस कबीले के सभी सदस्यों को जानता हूं, मैं जानता हूं कि वे किस में माहिर हैं, मैं जानता हूं कि उनकी ताकत क्या है, मैं उनकी कमजोरियां जानता हूं,
मैं जानता हूं कि किस काम के लिए कौन सबसे अच्छा होगा, मैं जानता हूं कि वे कैसे हैं अपनी अपनी शाखाओं का प्रबंधन करेंगे, और मुझे पता है कि उन्हें एक दूसरे से कैसे जोड़े रखना है। और मुझे 100% यकीन है कि मैं ये सब तुमसे बेहतर जानता हूं। अमाया ने घोषणा की। अध्याय 785 एम्ब्रोसिया ब्लडहॉट आपकी पार्टी में शामिल हो गया है। मुझे 100% विश्वास है कि मैं सभी से बेहतर सुझाव देता हूं। अमाया ने किया ऐलान। मेलिया ने अमाया की आंखों में देखा और उत्तर दिया, आपने अभी जो कुछ भी उल्लेख किया है ये सच है, क्योंकि सभी शाखा नेता आपकी बहनें हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से उनके बारे में जानते होंगे। लेकिन फिर भी यह आपके लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ, मुझे एक फ़ायदा है, लेकिन मेरी तरह मेरी बहन भी मुझे और एक दूसरे को बताती है। आपको क्या लगता है कि वे इस पैड के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? अमाया ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सवाल किया। अमाया की बहन की ओर देखते ही मेलिया चुप हो गई। महिलाएं बस मुस्कुराएं और पीछे हट गईं, उनका जवाब स्पष्ट था। मेलिया के विपरीत वे अमाया के खिलाफ जाने को तैयार नहीं थे, उन्हें पता था कि वह किस तरह की महिला थी। यह महिला सबसे बड़ी जानकारी ग्रुप बनाने में सफल रही जब वह सिर्फ एक नश्वर थी। वह रॉयल पैलेस के अंदर ऐसे खेलती थी जैसे यह उसका पिछवाड़े हो और सभी को अपनी बात मनवाने के लिए प्रेरित करने में सफल रही। सत्यता से कहूं तो अमाया पहले ही अनगिनत बार खुद को साबित कर चुकी है, जैसे वह अभी यह कर रही थी। बेशक मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे चुनौती नहीं दे सकते। आपके पास मेरा स्थान लेने का एक तरीका है। बस शाखाएं नेताओं को समझाती हैं कि आप बेहतर उपनेता हैं, और यदि आपके पक्ष में बहुमत है। मैंने पद छोड़ दिया, लेकिन सभी शाखा नेता आपकी बहनें हैं, वे मेरा पक्ष लेने के लिए सहमत नहीं हैं। मेलिया ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। ये पूरी तरह से अनुचित था। यदि आप शहरों में एक उपनेता बनना चाहते हैं तो क्या आप एक उपनेता बन सकते हैं? अपनी बात सुनने के लिए किसी व्यक्ति को अपनी बात सुनने के लिए प्रेरित करने की क्षमता से किसी एक नेता को क्या करना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता? अमाया मुस्कुराए। मेलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, इससे अच्छा तो यही कहा गया कि वह उत्तर नहीं देगा। वह जो भी सोचता था ऐसा लगता था जैसे अमाया के दिमाग में उसकी उत्तरोत्तर तैयारी थी। साथ ही जब वह अपनी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ये अजीब सा डर लग रहा था। मेलिया ने नक्स की ओर देखा। नक्स ने चेहरे पर पतला मूंछ के साथ उसकी ओर हिलसिराया, फिर उसने मुख की और अपने पिता, माँ और चाचा की ओर देखा। उन तीन के चेहरे पर भी मुस्कान थी। ऑर्फियस ने टिप्पणी की, मैं अपने सामने केवल भविष्य के अजेय कबीले को देखता हूँ। अरे, अगर वह लड़की कबीले की उपनेता है तो मैं उसे भी देख सकता हूँ। अलारिक ने अमाया पर नज़र डालते हुए कहा। अमाया ने सिर झुका लिया। अलारिक ने फिर नक्स की ओर देखा और मुस्कुराया। लड़का, मेलिया का आभारी रहो। यदि वह आपके वंश का हिस्सा नहीं होती, मैं आपके वाइस लीडर को भर्ती कर लेता। वह शामिल नहीं होती, महामहिम। नक्स का उत्तर सरल था। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कबीला उसे वो चीज़ें मुहैया करा सकता है जो मेरा साम्राज्य नहीं दे सकता? अलारिक ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ये सही है। ओह, यह क्या है? अलारिक ने चेहरे पर उत्सुकता दिखाते हुए सवाल किया। मुझे। नक्स मुस्कुराया और उसने अमाया को उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। अमाया, जो मेलिया के सामने मजबूती से खड़ी थी, ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी बाहों में पिघल गई। उसके चेहरे पर यह भाव देखकर अलारिक पीछे हट गया। नक्स हंसा और फिर उसने परिचय दिया। मुझे परिचय दीजिए, महामहिम। ये खूबसूरत महिला मेरी नक्स लिएंडर की पत्नी अमाया लिएंडर है। फिर नक्स ने अपनी अन्य पत्नियों की ओर इशारा किया और एक एक करके उसने बाकी पत्नियों का परिचय कराया। ये सब आपकी पत्नियां हैं? अलारिक आश्चर्यचकित रह गया, यहाँ तक कि उसकी केवल 4 पत्नियां थीं। उनमें से हर एक दूसरे से बेहतर है। पी अल्फा एंड अल्फा नो न्यू एक। ओम। नक्स ने अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अरे, आप और आपकी पत्नियों को सदस्य बनाकर एक कबीला बना रहे हैं। आप इसे क्या नाम देने की योजना बना रहे हैं? लिएंडर हरम। अलारिक ने मजाक किया, लेकिन अचानक उसने देखा कि कमरे का माहौल बदला हुआ है। नक्स की पत्नियों ने उसकी ओर देखा और उनकी अभिव्यक्ति से ऐसा लग रहा था जैसे वे वास्तव में इस पर विचार कर रही थीं। नहीं, हम इसे वह नाम नहीं दे रहे हैं, क्या हम हैं? मेलिया हकलाने लगी। उपनेता का पद न मिलने की बात वह समझ सकती थी, लेकिन यह बिल्कुल नहीं। वह किसी लिएंडर हरम में शामिल होने की योजना नहीं बना रही थी। चिंता मत करो, हम नहीं करेंगे। नक्स हंसा। वैसे भी मुझे यकीन है कि आप सभी को आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, महामहिम। अब हम आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। नक्स ने वैम्पायर किंग की ओर देखा और बोला। अलारिक बस मुस्कुराया, फिर उसने अपनी बहन की ओर देखा और मुस्कुराया। लड़के, तुम्हें पता है, अगर मुझे इस कमरे में किसी को अपने राज्य के उपनेता के रूप में भर्ती करने का मौका मिलता तो मैं इस लड़की को भर्ती नहीं करता। नक्स ने भौहें चढ़ा लीं। वह नहीं जानता था कि यह कहाँ से आया है। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि वह पिशाच नहीं है, या शायद वह पर्याप्त अनुभवी नहीं है। नहीं,
उसकी जाति, उसका अनुभव, ये सब यहाँ मायने नहीं रखता। भले ही वह हर चीज में उत्कृष्ट हो, फिर भी वह हार जाती। उसकी प्रतिस्पर्धा बिल्कुल अनुचित है। आपका क्या मतलब है? फिलहाल ब्लडहॉट हाउस ब्लड किंगडम में सबसे मजबूत ड्यूक हाउस है, लेकिन क्या आप जानते हैं 4000 साल पहले ये सबसे कमजोर था। इस बार नक्स और उसकी पत्नियां ही नहीं, मेलिया भी असमंजस में पड़ गईं। उनकी प्रतिक्रिया देखकर अलारिक मुस्कुराया। आप जानते हैं क्यों, लेडी एम्ब्रोसिया? आखिरकार अमाया को एहसास हुआ। जैसा मैंने सोचा था, तुम एक स्मार्ट लड़की हो, इंसान हो। तुम सही हो। अलारिक ने सिर हिलाया। एम्ब्रोसिया स्काई, या ठीक है। अब एम्ब्रोसिया ब्लडहॉट अब तक की सबसे अच्छी नेता है। ब्लडहॉट हाउस में शामिल होने के केवल 500 वर्षों के भीतर उसने सब कुछ बदल दिया। उनका विश्लेषणात्मक कौशल, उनकी अनुकूलन क्षमता, उनकी दृष्टि, उनकी निर्णय लेने की क्षमता, काम पूरा करने की उनकी क्षमता। ईमानदारी से कहूं तो अगर उसने पिता से कई बार अनुरोध नहीं किया होता और ये तथ्य नहीं होता कि वह वास्तव में ऑर्फियस से पूरे दिल से प्यार करती है, तो मैंने उसे कभी भी जाने की अनुमति नहीं दी होती। अब भी जब मैं परेशानियों का सामना करता हूं और मेरा कोई भी मंत्री इसे हल करने में सक्षम नहीं होता है, तो वे सुझाव देते हैं कि मैं उनकी मदद लूं। बेशक यह अलग बात है कि वह ज़्यादातर समय मुझे अस्वीकार कर देती हैं और केवल तभी मदद करती हैं जब समस्या गंभीर हो। उद्धरण चिन्ह। अलारिक हंसा। अलारिक ने फिर एम्ब्रोसिया पर नज़र डाली और फिर जारी रखा। सिर्फ ये तथ्य कि एम्ब्रोसिया स्वयं आपकी योजना का हिस्सा है और आपकी मदद करने को तैयार है, मेरे लिए आपको वह सारी अनुमति देने के लिए पर्याप्त है जिसकी आपको आवश्यकता है। फिर यह सब वाइस लीडर के बारे में बात हो रही है। मैं बस ऊब गया था और ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने ये पूछा तो मुझे कुछ दिलचस्प देखने को मिलेगा। और देखो, मैं गलत नहीं था। अमाया की ओर देखते हुए अलारिक मुस्कुराया, और उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर नक्स का चेहरा झुंझलाहट से तमतमा गया। काश ये हरामी इतना ताकतवर न होता। उसने उस स्त्री मुख पर अवश्य मुक्का मारा होगा। 5 दिन बाद तो बाहरी दुनिया ऐसी ही दिखती है, मेलिया ने अपने चेहरे पर उत्सुकता भरे भाव के साथ अपने चारों ओर देखते हुए कहा। आपने कभी ब्लड किंगडम नहीं छोड़ा? नक्स ने चेहरे पर आश्चर्य के भाव लाते हुए सवाल किया। मुझे कभी ऐसा नहीं करना पड़ा। मेलिया का उत्तर सरल था। पिशाचों के लिए ब्लड किंगडम एक स्वर्ग था जो विशेष रूप से उनके लिए बनाया गया था, जिसमें ऐसी स्थितियां थीं जो उनके लिए सबसे उपयुक्त थीं। वहां उन्हें दिन के आधे समय तक धूप से बचना नहीं पड़ता था। वहां रक्त की भारी आपूर्ति थी जिसे वे बाजार से खरीद सकते थे, और चूंकि पिशाच अन्य जातियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए उनके पास ऐसा करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। रक्त साम्राज्य छोड़ो। अधिकांश पिशाचों ने अपने जीवन में कभी भी रक्त साम्राज्य नहीं छोड़ा। निसंदेह अब तक मेलिया के लिए भी यही सच था। बच्चों, मत भूलो, हम अभी भी रक्त महाद्वीप में हैं। ये जंगल खतरनाक है, इसलिए सतर्क रहें। नक्स और तुम लड़कियों को बेहतर पता होना चाहिए, तुमने पूरे 1 साल तक जंगल में शिकार किया है। नक्स और उसकी पत्नियों ने सिर हिलाया। ईमानदारी से कहें तो उन्हें जंगल में किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि नक्स उनके साथ था। जंगल के बाहरी क्षेत्रों में सबसे मजबूत जानवर केवल 9 सितारा जानवर थे, और वे भी केवल कमजोर 9 सितारा जानवर थे जो जंगल में जीवित नहीं रह सका। तो नक्स के सामने, जिन्होंने डिवोरिंग मिस्ट का उपयोग किए बिना मेलिया जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन जानवरों के पास कोई मौका नहीं था। हालांकि यहाँ चीजें अलग थीं। यह आंतरिक क्षेत्र था, यहाँ तक कि यहाँ 12 सितारा जानवर का सामना करना भी आश्चर्य की बात नहीं थी। निस्संदेह उनकी शक्ति भी कमजोर नहीं थी। एम्ब्रोसिया के पास कमान होने के कारण उनके पास कई पिशाच इतने ताकतवर थे कि कोई भी ताकत दर से काम सकती थी। तो क्या आप सब तैयार हैं? एम्ब्रोसिया ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ सवाल किया। हाँ, लेडी एम्ब्रोसिया। आसपास छुपे सभी पिशाच एक स्वर में बोले। एम्ब्रोसिया ने सिर हिलाया और जैसे ही वह बाहर निकलने वाली थी, नक्स आगे बढ़ गया। लेडी एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया नक्स की ओर मुड़ गया। नक्स मुस्कुराया और फिर उसने अपना सिर झुकाया। मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि मैं आपकी मदद के लिए वास्तव में आभारी हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है, नक्स? तुमने अपने पक्ष में फ़ोन किया और मैं मदद करने आया। तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए आभारी होने की ज़रूरत नहीं है। एम्ब्रोसिया मुस्कुराया। मैंने इन पिछले कुछ दिनों में अपना शोध किया है, लेडी एम्ब्रोसिया। आप शायद ही कभी किसी को अपनी मदद की पेशकश करते हैं, भले ही यह कुछ ऐसा हो जो केवल आप ही कर सकते हैं। आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप नहीं चाहेंगे। तथ्य यह है कि आप ऐसा करने को तैयार हैं। हमारी मदद करो, इसका एहसान से कोई लेना देना नहीं है, और ये मैं जानता हूँ। एम्ब्रोसिया ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। नक्स ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजाया और जारी रखा। मैं सिर्फ अपना आभार व्यक्त करना चाहता था। लेडी एम्ब्रोसिया और ब्लडहॉट हाउस के सभी पिशाच, क्या आप आज हमारे मिशन को पूरा करने के लिए मेरी पार्टी में शामिल होने के इच्छुक हैं? नक्स ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सवाल किया। जिस तरह से उन्होंने वह प्रश्न बनाया, एम्ब्रोसिया को यह अजीब लगा। हालांकि अंत में इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ा। हम हैं।
एम्ब्रोसिया ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आसपास छिपे अन्य पिशाचों ने भी सिर हिलाया और ठीक इसी तरह नक्स को संदेशों की एक श्रृंखला द्वारा बधाई दी गई। वेलिडन वॉरलॉक आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। रियाना विल्सन आपकी पार्टी में शामिल हो गई हैं। एम्ब्रोसिया ब्लडहॉट आपकी पार्टी में शामिल हो गया है। ये मैसेज देखकर नक्स मुस्कुराया। एम्ब्रोसिया, जो नक्स के हाव भाव पर नजर रख रही थी, ने एक्स के छुपाने से पहले ही उस बदलाव को पकड़ लिया। उसे ये थोड़ा संदिग्ध लगा, इस हद तक कि वह नक्स पर आकर्षण का उपयोग करने के लिए भी प्रलोभित थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या उसके मन में कोई योजना है। हालांकि फिर उसकी नज़र मेलिया पर पड़ी और उसने खुद को नियंत्रित किया। तो ठीक है नक्स, आशा करते हैं कि यह हमारा आखिरी सहयोग नहीं होगा। एम्ब्रोसिया ने नक्स की आंखों में देखा और टिप्पणी की। नक्स ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ सिर हिलाया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह क्या सोच रही थी और क्या मतलब निकाल रही थी। डिवाइन स्टेज विशेषज्ञों से निपटना वास्तव में थका देने वाला था। ठीक है सब लोग, आप जानते हैं कि क्या करना है। तितर बितर हो जाओ। अंत में एम्ब्रोसिया ने ऑपरेशन की कमान संभाली। वह जो योजना लेकर आई थी वह पहले ही सभी के बीच वितरित कर दी गई थी। सभी पिशाच चले गए। नक्स और उसकी पत्नियों ने भी ऐसा ही किया और एक बार एम्ब्रोसिया ही एकमात्र बचा था। उसने एक निश्चित दिशा में देखा और चेहरे पर एक अनौपचारिक मुस्कान के साथ चलने लगी। अध्याय 786 मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद डार्लिंग। एक दिव्य मंच कल्टीवेटर मेरे क्षेत्र में घूम रहा है। मुझे विश्वास है कि यह कोई संयोग नहीं है ना? एक सितारा जानवर बोला। 7 स्टार तक पहुंचने के बाद स्टार को काफ़ी शानदार मिला है। हालांकि उसके बाद भी ऐसे कई जानवर नहीं हैं जो दुनिया के अन्य सितारों के साथ संवाद कर सकते हैं। इसलिए बात करने वाले जानवर को रिश्ता कठिन था। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि यदि कभी आपका सामना किसी बात करने वाले जानवर से हो जाए तो प्रार्थना करें कि वह आपका मनोरंजन के साधन के रूप में उपयोग करना चाहता है और जब वह आपका स्वागत करता है तो आपको देना छोड़ देता है। केवल इस कथन से ही यह बताया जा सकता है कि इसका उपयोग कठिन होने के साथ साथ खतरनाक भी था। और ऐसा क्यों नहीं होगा? केवल 12 स्टार ही बोल सकते हैं और इस दुनिया में ऐसे कोई भी लोग नहीं थे जो उनका सामना कर सके। और सभी 12 स्टार स्टॉक की तरह ये जानवर भी सामान्य नहीं था। उसके शरीर की संरचना के ढांचे के समान था। हालांकि उसकी त्वचा के गोले के फर से पुरानी नहीं थी। उसकी त्वचा का रंग नीला था और उसके जोड़ भी साथ में थे। तूफान बर्फ से सुरक्षित थे। इसकी पौराणिक अलौकिक सम्मोहक यौन बर्फ से बनी 2 सींग और एक सफ़ेद रंग की याल थी। उसके चारों ओर का जीव और दम घुटने वाली थी। ये किसी भी जीव को सामायिक के लिए लाजवाब था। हालांकि ये जानवर जिस प्राणी के सामने खड़ा था वह कोई सामान्य जीव भी नहीं था। वह लंबे सफ़ेद बाल, लाल लाल आंखों वाली एक महिला थी जिसके बारे में पता चला कि वह ब्लड रेस से थी, जो कि पूरे देश में रहती थी। बर्फ बीस जैसा, मैंने सुना है कि तुम लोग कुछ खास हो। महिला ने जानवर की आंखों में देखी बात की। तुम यहाँ क्यों हो पिशाच? जानवर ने अपनी उंगली सिकोड़ते हुए सवाल किया। कल वह विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं हुई थी। वह एक दिव्य स्टेजवेस्टर थी। हाँ, लेकिन क्या हुआ? वह भी एक 12 सितारा जानवर था। भला ही वे लड़ा। वह जय विजेता, उसके करीबी उसके शिष्य भी थे जो अपनी लड़ाई से प्रस्थान वाले प्रवेश द्वार को ही यहाँ भूतों के रूप में महसूस करते थे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था। आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने का मेरा कोई दायित्व नहीं है, बीस्ट ने उत्तर दिया। हालांकि महिला ने अपनी बातों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया और जारी किया। एक तरफ एक जानवर है जिसने अपनी पूरी ताकत से अपने दुश्मनों पर हमला किया, जिससे दोनों तरफ बड़ी संख्या में कलाकार शामिल हो गए लेकिन अंत में जीत हासिल हुई। दूसरी ओर आपके बीस्ट ग्रुप के नेताओं पर हमला किया गया था। आपकी ओर से बड़ी संख्या में कलाकारों पर हमला किया गया था और यह एक आश्चर्यजनक हमला था। आप पर हमला किया गया था और अंत में उन्हें मार दिया गया था। आप किस पक्ष में हैं? तुम किस बारे में बात कर रहे हो पिशाच? इससे पहले कि तुम मुझसे इतना परेशान करो, चलो फिफ्यू के लिए कोई विकल्प नहीं है, जानवर ने खतरनाक दी। हालांकि महिला बस मुस्कुराहट और अपना सिर हिलाया। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम एक ही पेज पर नहीं हैं। तो आइए सरल नमूने से शुरुआत करें। फिर महिला ने दोस्त की प्यारी आंखों में देखा। तुम्हारा नाम क्या है जानवर? जैसे उसने ये प्रश्न पूछा उसकी लाल आंखें चमक उठी। एक अजीब शक्ति ने जानवर को आकर्षित किया। अचानक उसने देखा कि एम्ब्रोसिया की स्थिति थोड़ी बदल गई है और फ्रॉस्टफैंग हो, तुम जानवर वास्तव में बहुत उत्तेजित नहीं हो, है ना? वह बोली और जानवर ने अपनी इनल सिकोड़ ली। उसका नाम कैसे पता चला? उसने कभी कभी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वह उनसे पहले क्या मिलने वाली थी? वैसे भी फ्रॉस्टफैंग, यहाँ आपका शत्रु कौन है? एक शत्रु जिसका पैक आपको ही मजबूत बनाता है और आप इसे नष्ट करना चाहते हैं। महिला ने फिर किया सवाल और पहले की तरह ही उसकी लाल आंखें चमकीं। और फिर फ्रॉस्टफैंग ने देखा कि उसकी स्थिति थोड़ी बदल रही है। अर्ध बेसिलिस्क हो, एक कठिन प्रतिद्वंद्वी की तरह लगता है। मुझे उसके और उसके पैक के बारे में और बताएं। वह कितना मजबूत है?
उसकी चिड़िया कितनी मजबूत है? उसके प्राचीन कितने जानवर हैं? मुझे सब कुछ बताओ, महिला ने पूछा। इस बार उसकी स्थिति में बदलाव भी छोटा नहीं था। वह अपनी पीठ के ठीक सामने खड़ी थी, हालांकि अब वह अपनी पीठ के पीछे अपनी तरफ खड़ी थी। कब? फ्रॉस्टफैंग ने मन में सोचा। वह उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। क्या वे दोनों समान स्तर पर नहीं थे? खैर ही वह उसे थोड़ी तेज थी, उसके लिए इंद्रियों से पूरी तरह से बचना और उसके पीछे इस तरह की हरकत। तो वह भी आपका ही एक 12 सितारा जानवर है, ठीक है, ये समझ में आता है, अन्यथा आपको उसका सामना करने में परेशानी क्यों होगी? उसका झुंड आपका झुंड ही मजबूत है, आप दोनों पूरे जंगल में 10 सबसे मजबूत पैक का हिस्सा हैं। हालांकि वह 7वें स्थान पर है जबकि आप 8वें स्थान पर हैं, जो आपको गलत लगता है, और आपका झुंड उसके बाद से ज़्यादा मजबूत है। इसमें निवेश की संख्या अधिक है। हालांकि इसे साबित करने का एकमात्र तरीका आमने सामने की लड़ाई में उससे आमने सामने लड़ना था, जो आप नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं कि आमने सामने की लड़ाई में वह आपसे अधिक मजबूत है। मैं स्थिति को समझता हूँ। ये वास्तव में मेरे लिए बिल्कुल सही है। महिला ने चेहरे पर शांत भाव दिखाते हुए सिर हिलाया। हालांकि फ्रॉस्टफैंग ने इसे उसकी तरह आसानी से नहीं लिया। इस महिला ने अभी जो कहा उसमें वे बातें शामिल थीं जो केवल वह जानता था, उसने उन्हें किसी के साथ साझा नहीं किया, तो इस महिला ने ये सब कैसे सीखा? फ्रॉस्टफैंग ने स्थिति का अधिक शांति से विश्लेषण करना शुरू कर दिया और अंत में उसे इसका एहसास हुआ। यह महिला, वह उससे तेज नहीं थी, न ही वह उसकी इंद्रियों से बच निकलने में सक्षम थी। हालांकि यह महिला कहीं अधिक खतरनाक काम करने में सक्षम थी। वह उसकी याददाश्त के साथ खिलवाड़ कर रही थी। उसकी स्थिति में वे परिवर्तन कुछ ऐसा नहीं था जो उसने इतनी तेजी से किया था कि उसने इसे देखा या उस पर प्रतिक्रिया नहीं की। वह संभवतः बस अपने नए स्थान पर चला गया और वह इसके बारे में भूल गया। इस महिला ने अपनी याददाश्त के साथ की तस्वीरें। इतना ही नहीं, बल्कि वह उसके बारे में और भी बातें सीखें। बातें वो जो उनके अलावा किसी को पता नहीं होनी चाहिए। आकर्षण, यही एकमात्र उत्तर था जो उसके मन में आया। यह महिला उसे आकर्षित करने में असमर्थ थी। इस अनुमान के बारे में नामांकित हुए फ्रॉस्टफैंग डर से कंपने लगा। उसने फिर से महिला को देखा। इस बार बिना कुछ सोचे उसने अपनी जगह बंद कर ली, अपनी लाइन बंद कर ली और उस पर झपटा। इस स्थिति में यही एकमात्र समाधान था। उसका मन नियंत्रित करने में सक्षम था। उन दोनों की साधना समान थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह ये कैसे कर रही थी। हालांकि तथ्य यह है कि वह ऐसा करने में सक्षम थी, इसके लिए उसे सक्रिय कार्रवाई की आवश्यकता थी। उसे इस महिला को मारने की सजा दी गई थी, अन्यथा यह एक आपदा में बदल सकता था। अचानक फ्रॉस्टफैंग ने देखा कि उसकी स्थिति बदल गई है और उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं बची है। उसने अपनी प्लास्टिक की खालें निकालीं और देखा कि वह महिला की पृथ्वी पर है, चेहरे पर उसके चेहरे के साथ सिर को थपथपा रही है। आपको पता चला कि क्या हो रहा था? मुझे यह आपको बताना होगा। आपके अन्य विकल्प से अधिक विकल्प हैं, लेकिन यह विचार कैसे आया कि तुम अपनी उंगली बंद करके मेरे आकर्षण से बच सकते हो? मुझे यह मत बताना कि आप मेरी सामान्य पिशाचों से तुलना कर रहे हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे दुख होगा। यह तुम कुतिया, तुम मुझे कैसे आकर्षित कर सकते हो? क्या हम दोनों एक ही स्तर पर नहीं हैं? फ्रॉस्टफैंग ने प्रश्न किया। इस बार उन्होंने विरोध करने की कोशिश भी नहीं की। यह महिला पहले से ही उसे आकर्षित करने के लिए काफी मजबूत थी। जीने की क्या बात है? आखिरकार वह कुछ भी करे, आखिर में उसके शरीर को नियंत्रित कर लिया और हमेशा शीर्ष पर आ जाएगी। वह पूरी तरह से उसकी तरह से नामांकित थी। हो, समान स्तर। अचानक महिला ने जन्म दिया सिकुड़ें लीं। तुम्हें यह विचार दिया? फ्रॉस्टफैंग ने बर्न है स्टैटिस्टिकल। कब से पिशाच और जानवर एक समान स्तर पर थे? महिला का चेहरे पर हमेशा एक चंचल मुस्कान रहती है, ठंडा हो गया था। वह फ्रॉस्टफैंग की ओर ऐसे देखा जैसे वह दाढ़ी को देख रही हो और जारी कर रही हो। क्या हमने आपके लिए कड़ी मेहनत नहीं की तो आप लोगों ने क्या कहा? मत भूलो, आप सभी केवल वही भोजन है जो हम पिशाचों ने अपने लिए रखे हैं। इस महाद्वीप पर रहने की अनुमति का एकमात्र कारण यह है कि हम सभी का शिकार करने के लिए अन्य महाद्वीपों की यात्रा बहुत धीमी है। खाद्य श्रृंखला की इस लड़ाई में आप पहले ही हार गए हैं। ए अल्फा ग्लेस्नोवल बैककोड सी ओम स्थिति अपनी मत भूलना और कभी भी अपनी तुलना हम पिशाचों से मत करना। वह यू बिच, मैं नष्ट कर दूंगा। रूढ़िवादी महसूस करने वाले फ्रॉस्टफैंग ने आरोप लगाया कि अपमान को क्रोध में बदल दिया गया और उसके चारों ओर मन को सक्रिय कर दिया गया। हालांकि फिर से महिला की लाल आंखें चमकी, उसकी स्थिति बदल गई। उसके चारों ओर मन हमेशा की तरह शांत था और उसने अपने सिर और महिला के पैर को अपने सिर पर पाया। ये सोलो स्थिति है, जानवर, यह मत भूलो। फिर पिशाच ने अपना सिर बीवर की ओर घुमाया और चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने आदेश दिया, अब से तुम एक प्यारे पालतू जानवर की तरह करो जो मैं सीख रहा हूं और मैं जीवित रह सकता हूं। क्या स्पष्ट है? ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह स्पष्ट है या नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके पास मेरा विरोध करने का विकल्प है। पिशाच हंसी।
तुम्हें लगता है कि अगर तुम इस तरह नरसंहार करोगे तो बाकी जानवर चुप रहोगे? ये प्रश्न सुनकर पिशाचिनी ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। मैं नरसंहार कर रहा हूँ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर पिशाच के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी, जो जानवर के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े कर देने वाली काफी डरावनी थी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, क्या यह आप नहीं हैं जिन्होंने इस युद्ध की शुरुआत की? वाई यू मॉन्स्टर! इससे पहले कि फ्रॉस्टफैंग अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसकी नीली आंखें सुस्त हो गईं और वह चुप हो गया। एम्ब्रोसिया, पिशाच बस मुस्कुराया। अपने सभी अधीनस्थों को बुलाओ, ये युद्ध का समय है। जानवर उठ खड़ा हुआ और भावशून्य, नीरस आंखों से दहाड़ता हुआ बोला, रुआ! अन्य जानवरों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर एम्ब्रोसिया मुस्कुराए और फिर वह गायब हो गई। तैयारी पूरी थी, अब उसे केवल ये देखना था कि नक्स को पुरस्कार कब मिलता है। नक्स, अब समय आ गया है। तो आखिर आप जा रहे हैं? मैं हूँ। क्या आप तैयार हैं? मैं हूँ। जल्दी वापस आओ, यह एक कठिन महीना चल रहा है। चिंता मत करो, मैं जाऊंगा। वे इस बारे में कुछ विशेषताओं से असामान्य रूप से सख्त हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपकी असामान्य संरचना के कारण ट्रेल के स्थान की रक्षा सबसे अधिक असुरक्षित है। आप सभी जानते हैं कि वह कहाँ है, इसी प्रकार समझ में आता है कि वे सावधानियां क्यों हैं। नक्स ने उत्तर दिया, लेकिन स्टॉक वे हमें प्लांट में भाग लेने की मात्रा दे रहे हैं, तो उन्हें हम पर भरोसा करना चाहिए, है ना? वैसे तो कई कारण हैं, आप लोगों के दुश्मनों द्वारा धोखा दिया जा सकता है या कुछ और भी हो सकता है। उन्हें इस बारे में सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन मैं अचयनित चाहता था। मैं भी अचयनित चाहता हूँ, अल्लूरा। तो जल्दी से परीक्षण में प्रवेश करें, उस रक्त रेखा को प्राप्त करें और मेरे पास वापस आएं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि सौभाग्यशाली लोगों के साथ दे। उन शब्दों को सुनकर अल्लूरा मुस्कुराया और फिर सिर हिलाया। दस्तक दस्तक, अल्लूरा, ये समय है। फिर आयशा ने अल्लूरा का दरवाजा खटखटाया और बोली। अल्लूरा खड़ा हुआ और दरवाजा खुला। क्या आप तैयार हैं? मैं हूँ। अल्लूरा ने सिर हिलाया। फिर दोनों चल रहे। अब शांत रहो और कुछ भी मत सोचो। मेरा विश्वास है कि आप सबसे शुद्ध और सबसे मजबूत सक्कुबस वंशावली लेकर आएंगे। आयशा बोली, मैं बिकाऊ हूँ। अल्लूरा मुस्कुराया। रास्ते भर दोनों बातें करते रहे और फिर एक विशाल टावर के सामने आ गए। अल्लूरा ने चारों ओर देखा और पाया कि अन्य 9 स्टूडियो, ईशेत, रिस्लित और मेलिन भी वहां थे। अल्लूरा ने उनकी ओर सिर हिलाया, उन्होंने भी जवाब में सिर हिलाया। आयशा ने अल्लूरा की पीठ थपथपाई और अल्लूरा अन्य 9 प्रतिभागियों की ओर चला गया। फिर ऐशत आगे बढ़ा और शुरू हुआ। आप सभी ने इस दिन के लिए काफ़ी समय से तैयारी की है। मुझे नहीं पता कि ट्रायल के अंदर क्या होगा, हालांकि मुझे पता है कि आपकी कड़ी मेहनत निश्चित रूप से आपकी मदद करेगी। बस याद रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, आप जैसा एक सक्सूबस बनना चाहते हैं वैसा ही व्यवहार करें। परीक्षण आपका न्याय करेगा और आपको आपके प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। अब आगे बढ़ो, ईशेत ने संकेत किया। 10 प्रतिभागी टॉवर की ओर चले। अल्लूरा को पहले से ही टॉवर से निकलने वाली रहस्यमय ऊर्जा का एहसास हो गया था। फिर वह टॉवर के करीब चली गई और उसे अपने चारों ओर एक अजीब ऊर्जा महसूस हुई। अल्लूरा असमंजस में पड़ गई। वह सहज भाव से नक्स से संपर्क करना चाहती थी, लेकिन अचानक लेडी आयशेत, उसने एक चीख सुनी। वह पीछे मुड़ी और उसने देखा कि एक सक्कुबस चेहरे पर घबराए हुए भाव के साथ आयशत के बगल में दिखाई दे रहा है। क्या हुआ? 3 कुलों ने अपनी ताकत एकजुट कर ली है और हम पर हमला कर दिया है। तो तुम क्यों घबरा रहे हो? वे तो बस कुछ कमजोर लोग हैं। उनके साथ 2 दिव्य स्टेज कल्टीवेटर हैं। वे कहाँ हमला कर रहे हैं? जैसे ही उसने सवाल किया, ऐशत का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। सक्कुबस ने उत्तर दिया, एक ऐसा उत्तर जिसे अल्लूरा सुन नहीं सकी। हालांकि फिर उसने देखा कि जब वे उसकी ओर मुड़े तो ऐशत, रिस्लित, मेलिन और आयशा के भाव बदल रहे थे और उनके चेहरे पर घबराहट के भाव थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बाहें उसकी ओर बढ़ा दी थीं। अल्लूरा ने भौहें चढ़ा दी, लेकिन फिर कब्बूम! एक विशाल विस्फोट ने अल्लूरा को घेर लिया और उसके कान के पर्दे फट गए। उसे अत्यधिक गर्मी महसूस हुई, जिससे उसका पूरा शरीर इस हद तक जल गया कि राख भी नहीं बची। धमाका इतना तेज था कि उन्हें दर्द तक का एहसास नहीं हुआ। सब कुछ दर्द रहित था और अजीब तरह से खामोश। अल्लूरा को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। हालांकि वह एक बात जानती थी, वह मरने वाली थी और इस बार उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी आंखें नम हो गईं। आंखों से आंसू निकलते ही उसके दिमाग में एक आदमी का चेहरा उभर आया। नक्स! उसने उस आदमी को बुलाया जिसे वह शायद फिर कभी नहीं देख पाएगी, और उसके चेहरे पर एक कमजोर मुस्कान के साथ उसने उस आदमी के साथ बिताए उन सभी अच्छे समय को याद किया जिससे वह प्यार करती थी। यह एक पूर्ण जीवन था। मेरे साथ होने के लिए धन्यवाद, प्रिय। उसके आखिरी विचार के रूप में ब्लास्ट में अल्लूरा का पूरा बॉडी वेरिएशन हो गया था, जबकि लास्ट स्टेट ने खुद को एक बड़ी तबाही का सामना करने के लिए तैयार किया था। अध्याय 787 निराशाजनक, है ना? नक्स! अल्लूरा ने मन ही मन बुदबुदाया।
हालांकि वह अपनी समान विचारधारा रखती है, वह खुद को एक ऐसी जगह पर पाती है जो अंधेरे से भरी हुई थी। उसकी जगहें बंद हो या खुली हो, इस जगह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लुरा ने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, हालांकि जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसे अपने शरीर का एहसास नहीं हो रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह लकवाग्रस्त शरीर में फंसी एक शक्तिहीन व्यक्ति हो। अल्लुरा असमंजस में पड़ा गया, फिर उसे याद आया कि पहले क्या हुआ था और क्या मैं मर गया हूँ। वह मन बुदबुदाए। जब उसे एहसास हुआ कि उसने नक्स को फिर से कभी नहीं देखा, तो उसे लगा कि उसके दिल का कोई बाहरी बल घना जा रहा है। उसने सोचा कि जब वह उसे अपनी मौत के बारे में बताएगी तो उसे पता चल जाएगा क्या प्रतिक्रिया होगी और वह किस तरह की वफादारी चाहेंगे। अंतिम राज्य पर हमला करने में असफल रही सेना विफल नहीं होगी यदि नक्स अपना बदला लेने के लिए अपनी लड़ाई लड़ता है और अंततः घायल हो जाता है। अल्लुरा चिंता थी। हाँ, जब उसने मुझसे तब भी अपने बारे में बात की थी तो उसके मन में नक्स के बारे में ही बातें भरी थीं। समय बीत गया और अल्लुरा, जो अंधेरे से घिरी हो सकती थी, उसे नहीं पता था कि अब क्या कर रही है। वह केवल अपने दिमाग में अलग अलग परिदृश्य बना रही थी और फिर उन्हें आकर्षक लग सकती थी। फिर वह नक्स के साथ में सभी दोस्तों को याद करने लगी और उसके चेहरे पर एक खिलौना सी मुस्कान आ गई। हालांकि अंत में शून्य के इस मार्ग में जहां वह फंसी हुई थी, समय की अवधारणा मौजूद नहीं थी। अल्लुरा ने कितना भी सोचा हो, अंत में उसके पास खुद को फांसी देने के तरीके को समाप्त कर दिया गया। अब अंततः उसका सामना करना पड़ा। वह मर गई थी। नक्स अब आसपास नहीं था। उसने नक्स को फिर कभी नहीं देखा। अब क्या करूं? अल्लुरा ने अंदर ही अंदर सवाल किया। मेरे काम के लिए मेरा मूल्यांकन क्या होगा? उसके पास कई प्रश्न थे, हालांकि उनमें से कोई भी वास्तविक रूप से सार्थक नहीं था। वह इस शून्य में निकल रही थी, लेकिन तभी अचानक उसे रोशनी मिल गई। अल्लुरा उस प्रकाश की ओर की खानी चली गई, फिर अचानक उसकी बस्ती, जो अंधेरे की आदि थी, प्रकाश से अंधी हो गई। कुछ क्षण बाद, जब अल्लुरा की अंतिम परत प्रकाश की आदि हो गई, तो उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह पुराना अंधेरा शून्य से बाहर चला गया था और अब एक सफ़ेद पीली मजबूत छत वाली का सामना कर रही थी। मैं मर नहीं गया हूँ, अल्लुरा ने मन ही मन सोचा। उसने सहज भाव से अपना एक हाथ हटाया और देखते ही देखते सामने दो छोटे छोटे हाथ दिखने लगे। ये मेरे हाथ हैं। अल्लुरा वास्तुकार था। उसका हाथ एक बच्चे के आकार का था। वह एक बच्चा बदल गया था। क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? पुनर्जन्म की अवधारणा उनके लिए विदेशी नहीं थी। नक्स ने पृथ्वी नामक दुनिया से भी अपनी दुनिया में पुनर्जन्म लिया था। क्या मैं किसी अलग दुनिया में हूँ? उसे आश्चर्य हुआ और साथ ही उसने सिस्टम स्टोव का उपयोग करने का प्रयास किया, और जैसा कि उससे अपेक्षा की गई थी, वह उनका उपयोग नहीं कर सका। अल्लुरा की मासूमियत। फिर उसने अपने आसपास के मन को महसूस करने की कोशिश की। मन लगभग वैसा ही है जैसा सीलबंद महाद्वीप में था। वह मन ही मन बुदबुदाया। सच कहूं तो अल्लुरा में जीने की चाहत ही नहीं थी। चतुर्थांश नक्स यहाँ नहीं था तो बात क्या थी? हालांकि उसे बताया गया था कि भले ही वह खुद को मारने में सफल रही, लेकिन उसे फिर से पुनर्जन्म लेना होगा। उसे इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा कि नक्स चला गया था और उसके साथ रहना था। निस्संदेह ऐसा करना जितना आसान था, कहना उतना आसान नहीं था। हालांकि अल्लुरा को पता था कि नक्स भी चाहेगी कि वह भी ऐसा ही करे। अंत में अल्लुरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और निर्णय लिया। वह जीवित रहेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस तरह का जीवन जिएगी। हालांकि उसके लिए और नक्स के लिए वह जीना जारी रखेगी। उसे देखो, मेरी प्यारी छोटी बच्ची कितनी शांति से सो रही है। अचानक अल्लुरा ने एक आवाज़ सुनी जिससे उसने सदमे में अपनी आंखें खोल दीं। यह आवाज़ बहुत परिचित थी, कुछ ऐसा जो वह अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूलेगी। अल्लुरा की आंखें घूम गईं और जल्द ही उसने एक महिला को देखा। एक खूबसूरत सफ़ेद बालों वाली, नीली आंखों वाली महिला चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उसके सामने खड़ी थी। ये वह महिला थी जिसे अल्लुरा बहुत अच्छी तरह से जानता था। माँ, उसने मन ही मन पुकारा। हाँ, यह महिला उसकी माँ थी। ल्यूक्रेटिया सिल्वरसेन, एक एडवांस स्टेज कल्टीवेटर और सिल्वरसेन अरल हाउस के प्रमुख मेवरिक सिल्वरसेन की पत्नी। इस परिचित आकृति को देखकर अल्लुरा को अपने पूरे शिशु शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अतीत में पुनर्जन्म लिया है। आखिरकार उसे एहसास हुआ, और साथ ही उसने उस बुरे भाग्य को भी याद किया जो उसका इंतजार कर रहा था। वह किस्मत जिसने उसे सिल्वरसेन परिवार से अंदर तक नफरत करने पर मजबूर कर दिया, अब भी वह इसे देख सकती थी। वो नीली आंखें जिनसे इस कुतिया ने उसे देखा, उन आंखों के पीछे का लालच। ये कुतिया एक प्यारी माँ की तरह व्यवहार करती है, अंत में उसे धोखा देती है और उसे शाही परिवार को बेच देती है ताकि वह प्रभाव प्राप्त कर सके। और वो ऐसी अकेली नहीं थी, ये पूरा परिवार ही वैसा था। ये सांप जैसा परिवार। अल्लुरा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे फिर से गंदगी के इन टुकड़ों से निपटना होगा। लेकिन फिर अचानक अल्लुरा को कुछ और ही एहसास हुआ। क्या इसका मतलब मैं उससे दोबारा मिल सकता हूँ? इस संभावना के बारे में सोचते हुए अल्लुरा के बचकाने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई।
नक्स, वह उसे फिर से ढूंढ लेगी और इस बार वह ये सुनिश्चित करेगी कि वह उसे कभी अकेला न छोड़े। वह दुष्ट वासना राज्य वह सचेत करेगी, हालांकि इस बार वह उनके साथ नहीं रहेगी, वह सिर्फ नक्स के साथ रहेगी और उसके साथ अधिक समय बिताएगी। ये बात मन में रखकर अल्लूरा सोचने लगी। उसे एक सटीक योजना की जरूरत थी ताकि इस बार कुछ भी हाथ से न निकल जाए। उसे अपने पिछले जीवन में बहुत अधिक पछतावा नहीं था, हालांकि जिस बात ने उसे सबसे अधिक परेशान किया था, वह अपना कौमार्य उस पुरुष को नहीं दे सकती थी जिससे वह प्यार करती थी। इस बार वह इसे बदल देंगी और इसके लिए उसे योजना बनाने की जरूरत थी। खैर, वह वास्तव में इस विभाग में अच्छी नहीं थी, हालांकि अगर इसमें नक्श शामिल था तो अल्लूरा को यकीन था कि वह कुतिया अमाया भी उसे हरा नहीं पाएगी। ओह ठीक है, यह इसे बहुत दूर तक खींच रहा है। अल्लूरा को अपनी सीमाएं पता थीं। वैसे भी समयरेखा के अनुसार नक्स का अभी जन्म भी नहीं हुआ है और उसकी आत्मा उसके शरीर को तभी संभालेगी जब वह 18 वर्ष का हो जाएगा। हे टिल्ड, अब मुझे उसे अपनी आंखों से विकसित होते देखने का अवसर मिलेगा। फुफुफु टिल्ड, ये कितना मनोरंजक होगा टिल्ड। अल्लूरा हंसा। वैसे भी अभी मेरा मुख्य उद्देश्य अल्वे हाउस के करीब पहुंचना होना चाहिए। नक्स की तरह फेलबटा का भी अभी जन्म नहीं होना चाहिए, हालांकि मेरे विपरीत उसके परिवार के साथ उसके संबंध खराब नहीं थे, इसलिए एल्वे हाउस एक बुरा विकल्प नहीं होना चाहिए। मैं उनके करीब आऊंगा, फिर मैं फेलबटा के जन्म के बाद उसे एक छोटी बहन की तरह मानूंगा और जब नक्स 18 साल का हो जाएगा तो मैं वही करूंगा जो फेलबटा ने किया और उसे खरीद लूंगा। फुफुफु टिल्ड। ये सब सोचकर अल्लूरा मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। बेशक वह समय भी था जब उसका परिवार उसे शाही परिवार को बेचने की कोशिश करेगा, हालांकि अल्लूरा के पास अपने तरीके थे। उसे बस कुछ प्रभाव हासिल करना था और अपने परिवार को नष्ट करना था। तो क्या हुआ यदि उसका परिवार अरल हाउस था? वह अपने पिछले जीवन में एक सम्राट स्टेज कल्टीवेटर थी, केवल अरल हाउस को हराना कुछ भी नहीं था। भले ही वह स्वयं ऐसा नहीं कर पाती, फिर भी एक कुलीन परिवार को नष्ट करने के कई तरीके थे। साथ ही लस्ट स्टेट में उसने जो चीजें सीखी वे सिर्फ कुछ पार्लर ट्रिक्स नहीं थीं। हो सकता है कि अल्लूरा एक सक्कुबस न हो, इसलिए उसके पास भ्रम पैदा करने की शक्ति नहीं हो सकती है, हालांकि वह अभी भी जानती थी कि किसी के दिल से कैसे खेलना है। सबूत इकट्ठा करना, ब्लैकमेल करना और दूसरे को हराने के लिए एक बल का उपयोग करना, बहुत सारे विकल्प थे। अल्वे हाउस। अल्लूरा ने अपने लक्ष्य का नाम फिर से बुदबुदाया। वह फिर से योजना बनाना चाहती थी, हालांकि अंत में वह अभी भी एक शिशु थी, उसका अपने शरीर पर अधिक नियंत्रण नहीं था। वह थकी हुई महसूस कर रही थी, साथ ही जब वह अपनी मां के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी तो उसका दिखावटी चेहरा देखकर उसे गुस्सा आ रहा था, इसलिए अल्लूरा ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने लगी। ओह, क्या तुम उसकी तरफ देखोगे? अपनी मां को नजरअंदाज करके सो रही हो, कितनी बदतमीजी है। मां बुदबुदाई। लेडी ल्यूक्रेटिया, वह अभी भी एक बच्ची है, वह इससे बेहतर कुछ नहीं जानती। नौकर ने उत्तर दिया। बेशक मैं ये जानता हूँ, मैं इतना भी अनुचित नहीं हूँ कैटलिन। ल्यूक्रेटिया मुस्कुराई, फिर जैसे ही उसने आदेश दिया उसकी गर्म अभिव्यक्ति ठंडी अभिव्यक्ति में बदल गई। उसे अच्छे से खाना खिलाओ, उसे मेरे लक्षण विरासत में मिले हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से बड़ी होकर एक अच्छी महिला बनेगी। अगर उसे एक उच्च कुलीन परिवार द्वारा स्वीकार किया जाना है तो उसे अच्छी तरह से खाना खिलाना होगा। उन शब्दों के साथ ल्यूक्रेटिया चला गया। नौकर झुक गया और अल्लूरा, जो ऐसा अभिनय कर रही थी जैसे कि वह सो रही हो, उसने अपनी मां द्वारा कही गई बातों को नजरअंदाज कर दिया। वैसे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अल्लूरा आखिरकार सचमुच सो गया। समय बीतता गया और अल्लूरा की नौकरानी कैटलिन ने उसकी अच्छी देखभाल की और उसे अच्छा खाना खिलाया। ल्यूक्रेटिया ने भी सप्ताह में कुछ बार अल्लूरा का दौरा किया। मेवरिक ने सख्त पिता की भूमिका निभाई और ल्यूक्रेटिया ने एक प्यारी मां की तरह काम किया जो अपनी बेटी के करीब थी और अक्सर उसे अपने पिता के गुस्से से बचाती थी। माँ बेटी की जोड़ी एक दूसरे के काफी करीब थी। निसंदेह दूसरों ने इसे इसी तरह समझा। माँ तो केवल लाभ चाहती थी। जहां तक बेटी की बात है, वह तो और भी अधिक राक्षसी थी। इस पूरे समय में वह बिना कुछ किए चुपचाप काम करती रही। उसने बस धैर्यपूर्वक इंतजार किया और सुनिश्चित किया कि वह समय रेखा में बहुत अधिक बदलाव न करे। वह बेवकूफ़ नहीं थी, वह जानती थी कि अगर उसने बहुत अलग तरीके से काम किया तो कुछ चीज़ें बदल सकती हैं जो उसकी भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए अल्लूरा ने शांत रहने का फैसला किया। हालांकि चुपचाप लेटने की उसकी योजना जारी नहीं रह सकी क्योंकि कुछ आश्चर्यजनक घटित हुआ। 10 साल बाद जब अल्लूरा 10 साल की हुई तो उसकी अपनत्व की जांच करने का समय आ गया। किसी प्राणी की आत्मीयता ही उसका भविष्य तय करती थी, इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। सिल्वरसेन हाउस भी कल्टीवेटर्स का घर था, इसलिए यहाँ एफिनिटी टेस्ट को बहुत गंभीरता से लिया जाता था। अल्लूरा शुरू से ही एक होशियार बच्ची थी, वह परिपक्व थी और शायद ही कभी कोई गलती करती थी, इसलिए सिल्वरसेन हाउस के सदस्य अल्लूरा के एफिनिटी टेस्ट का इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर अल्लूरा अलग था।
सच्चाई तो वह पहले से ही जानती थी, उसकी प्रतिभा कुछ खास नहीं थी, बस उसका जल तत्व से मध्यम स्तर का जुड़ाव था। ये भी एक और कारण था कि उसके परिवार ने उसे और भी दूर कर दिया। चूंकि उसकी प्रतिभा कुछ खास नहीं थी और परिवार को किसी भी तरह से लाभ नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए वे उसे छोड़ सकते थे। इसलिए बिना किसी उम्मीद के अल्लूरा एफिनिटी स्टोन की ओर चल पड़ी। हालांकि जैसे ही उसने अपना हाथ उस पर रखा, तारांकन दरार, पत्थर टूट गया। अल्लूरा असमंजस में पड़ गया। जहां तक सिल्वरसेन परिवार के सदस्यों की बात है, उन सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। न केवल सिल्वरसेन परिवार में, बल्कि पूरे महाद्वीप में भी ऐसा कुछ कभी दर्ज नहीं किया गया था। क्या एफिनिटी स्टोन खराब था? मेवरिक ने चेहरे पर झुर्रियां लाते हुए सवाल किया। लॉर्ड मेवरिक, पत्थर का इससे पहले 15 बार परीक्षण किया गया था, इसके दोषपूर्ण होने की संभावना बहुत कम है, नौकर ने सूचना दी। मेवरिक का चेहरा गंभीर हो गया। फिर उसने अपनी बेटी की ओर देखा और फिर उसने निर्णय लिया। हमें शाही परिवार को रिपोर्ट करने की जरूरत है। उन शब्दों को सुनकर अल्लूरा की अभिव्यक्ति बदल गई। शाही परिवार? हमें उन्हें रिपोर्ट करने की आवश्यकता क्यों है? उसने सवाल किया। वह अभी तक उस आदमी का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। अभी नहीं। उसकी योजनाएं अभी खराब नहीं हो सकती थीं, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वह विकृत कमीना 10 साल की लड़की को भी अपने वश में कर लेगा। ईगल सिनोवेक, ओम, तुमने एफिनिटी स्टोन तोड़ दिया, मूर्ख। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं इसकी रिपोर्ट न कर सकूं। कौन जानता है कि तुम किस तरह के राक्षस हो? मेवरिक चिल्लाया। अल्लूरा ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। फिर वह अचानक मुस्कुरा दी। ये निश्चित रूप से निराशाजनक है ना? आपका क्या मतलब है? सच्चाई यह है कि जिस मुर्गी को आप पिछले 10 वर्षों से इतनी मेहनत से पाल रहे थे और बड़ा कर रहे थे कि भविष्य में उससे लाभ मिलेगा, वह एक राक्षस बन जाएगी जो बिल्कुल बेकार हो सकती है। निराशाजनक है ना? अल्लूरा हंसी। उसने अपना सिर उठाया और अपने पिता की आंखों में देखा। लेकिन अचानक मेवरिक, ल्यूक्रेटिया और सिल्वरसेन परिवार के अन्य सदस्यों ने भय से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अल्लूरा की आंखें, वे बैंगनी हो गए थे। अध्याय 788। काफी समय हो गया है। तुम राक्षस हो, मेवरिक में चिल्लाया और डर। उसका फीडबैक देखकर अल्लूरा असमंजस में पड़ा गया। क्या हुआ? वह नाराज होने के लिए ये शब्द कहे थे, लेकिन ये प्रतिक्रिया टमाटर की जगह ऐसा और भी महसूस हुआ। डर। और मेवरिक अकेला नहीं था, कमरे में मौजूद अन्य लोग भी थे। उलझन में अल्लूरा रूम में अकेले व्यक्ति की ओर से मुन्नी, जिस पर भरोसा करती थी। हालांकि इस बार उसकी नौकरानी एवलिन ने भी उसे पीले चेहरे से देखा। अल्लूरा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। लेडी अल्लूरा, तुम्हारी आंखें, एवलिन बुदबुदाया। अल्लूरा ने बरनहें चैट लीं। फिर उसने अपना आइपाइजेशन देखने के लिए डेमो किया हुआ फिनिटी क्षेत्र पर नजर डाली और फिर उसने देखा कि उसका इंडेल बैरल हो गया था। अल्लूरा की अंतिम आश्चर्य से गिरी। वह कमरे से बाहर और अपने कमरे की ओर भागती है। उसने शीघ्र ही एक दर्पण के सामने वाले द्वीप और अंततः स्वयं को स्पष्ट रूप से देखा। उसका वे बेरंग थे, बिल्कुल आयशा की तरह। और ऐसा नहीं था। अगर यह केवल उनकी आंखों का रंग होता है तो उनके परिवार ने ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी। मुख्य समस्या उनके सिर पर उभरी छोटे युवा थे। अल्लूरा ने चेहरे के साथ साथ दर्पण की ओर देखकर आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे ही उसने अपने सींगों को हिलाया, उसके हाथ अपने आप हिलने लगे। जैसे ही उसने अपने सींगों को महसूस किया, उसके पूरे शरीर में रोंगटे हो गए। वह मूर्ख नहीं था। ऑयल्स बेरंग हो रही हैं। सींगों का आतिथ्य, ये स्पष्ट था। ये थे सक्कुबस के लक्षण। वह सक्कुबस में बदल गया था। आखिर कैसे? अल्लूरा लेटर लगी और उसकी मौत से पहले जो कुछ हुआ था उसे याद करने की कोशिश करने लगी। तथापि इससे पहले कि वह कुछ और सोची गई थी, उसके कमरे के दरवाजे खुले और उस राक्षस को मार डालो। हमें उस घृणित वस्तु को मारने की बर्बादी है। वह एक राक्षसी है। क्या तुम लोग ये भी जानते हो कि राक्षस क्या होते हैं, मूर्खों? अल्लूरा ने मन ही मन शाप दिया। हालांकि उसे ये भी स्वीकार करना पड़ा। स्थिति आशावादी नहीं थी। सिल्वरसेन हाउस बिल्कुल मजबूत नहीं था। यहाँ के सबसे मजबूत व्यक्ति, उनके पिता, केवल एक मास्टर स्टेज कल्वेटर थे। कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके बिना वह सोचे भी कुचल सकता था कि वह अपने चरम पर था। हालांकि वर्तमान में, जो केवल एक नश्वर था, चीजें कठिन थीं। उसके पास इन सभी लोगों के खिलाफ लड़ाई का कोई रास्ता नहीं था, और अगर वे उसे मारने का इरादा रखते थे तो उसके पास खुद को डराने का कोई रास्ता नहीं था। इनका वर्गीकरण कोई विकल्प नहीं था। अल्लूरा ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। राक्षस, देर रात के लिए तैयार हो जाओ। मेवरिक दहाड़ उठा। क्या तुम एक हथियार हो? हालांकि मेवरिक और सिल्वरसेन परिवार के अन्य सदस्यों के उत्साह और भय के विपरीत अल्लूरा शांत लग रहा था। इस शांति ने सभी को अचंभित कर दिया। अगर आप मुझे यहाँ मार गए तो आप स्काईफॉल फैमिली को कैसे जवाब देंगे? अल्लूरा ने चेहरे पर जुर्रान से पूछा। उन शब्दों को सुनकर मेवरिक की आवाजें चढ़ गईं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, दानव?
जब मैंने अपना हाथ रखा तो फिनिटी क्षेत्र टूट गया। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? मेवरिक चिप्स हो गया। अल्लूरा ने यह मौका दिया और जारी रखा। किसी तत्व के साथ किसी की भी अधिकतम आत्मीयता क्या हो सकती है? ये कैसा सवाल है? समय के लिए इनका की कोशिश मत करो दानव। कोई भी विवाह सहायता नहीं करेगा। विवाह आज मृत्यु तय है। मेवरिक ने खतरनाक दी। बस प्रश्न का उत्तर दो। या आप 10 साल की लड़की से कितने पवित्र हैं? असाधारण रैंक फिनिटी। ये सर्वोच्च फिनिटी है जो किसी के भी पास हो सकती है। क्या किसी व्यक्ति की विशिष्ट रैंक फिनिटी हो सकती है, या ये हमारे द्वारा निर्धारित सामान्य रैंक फिनिटी है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेवरिक ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। असाधारण रैंक मेवरिक की तुलना में उच्च वैज्ञानिक एफिनिटी रैंक हैं। हालांकि उस स्तर को हासिल करने के लिए किसी को कुछ त्यागना होगा। अचानक अल्लूरा के आसपास का आभामंडल बदल गया। जिस तरह से वह चारों ओर से कब्री होने पर दस्तावेजों को बुक करती थी, जिस तरह से वह अपने पिता का नाम रखती थी, उसके चारों ओर की हवा। इस बदलाव ने सभी को अचंभित कर दिया। अल्लूरा, वह बिल्कुल भी 10 साल की बच्ची की तरह नहीं लग रही थी। वे संभावित संभावना 10 वर्ष के बच्चे की नहीं हो सकती। और मेवरिक, जो एक क्रांतिकारी था, को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी अपनी बेटी की बात सुनी होगी। नहीं, उनकी बेटी को नहीं, उनके सामने ये बात सुनी। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेवरिक ने हकलाते से पूछा। मैंने अपने देशवासियों का बलिदान दिया मेवरिक। ऐसा अपने देशवासियों का बलिदान दे दिया। असाधारण रैंक से भी एक आत्मीयता, इसे पाने के लिए मैंने अपने व्यक्ति का बलिदान दिया। बेशक ये स्तर कोई आसान नहीं है। अगर इस तरह से अपनी प्रतिभा को बढ़ाया जा सकता है तो इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है नहीं बचेगा। मेवरिक, मुझे स्काईफॉल फिल्म में जाना जाता है और एस्टारिया स्काईफॉल से स्थापित किया गया है। एस्टारिया स्काईफॉल। मेवरिक ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। हाँ, एस्टारिया डोज। अल्लूरा ने सिर हिलाया। मेवरिक ने हालांकि बस पले झपकाईं। तुम किस बारे में बात कर रही हो लड़की? लेडी एस्टारिया मर्केल है। वह जिंदा है। अल्लूरा ने उत्तर दिया। लेडी एस्टारिया का जन्म 300 साल पहले हुआ था। अल्लूरा, एक किंग स्टेज कल्टीवेटर भी इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सका। किसने कहा कि वह किंग स्टेज कल्टीवेस्टर था? वह बिल्कुल अलग व्यक्तित्व में है मेवरिक। ए अल्फा ग्लेस्नोवल बैककोर्ट सी ओम हो। मेवरिक की बाहें चढ़ गईं। हालांकि अंत में उनकी 3 इच्छाएं हो गईं और उन्होंने अपनी तलवारें उठा लीं। ये काफी लाभदायक है राक्षस। मैं अब स्टार बुके नहीं चाहता हूँ। मावेरिक, अभी आप ये निर्णय ले सकते हैं कि सिल्वरसेन फैमिली को बनाया या बनाया जाए। क्या आप मुझसे धमाका कर रहे हैं? नहीं मेवरिक, इसके बारे में सोचो। मैं एक शक्तिहीन बच्चा हूँ। मेरे पास खेती का कोई आधार नहीं है, नहीं उपयोग के लिए कोई अतिरिक्त सहायता आ रही है। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आपको क्या लगता है अगर मेरे पास वास्तव में मुझे इस स्थिति से लाभ मिलता है तो क्या होगा? क्या हथियार ऐसा लगता है कि मुझे मारने के बाद वे हथियार जीवित छोड़ देंगे? मेरा समर्थन करने वाला कोई नहीं है मेवरिक। अगर कोई ऐसा होता है, मैंने पहले ही यही जगह छोड़ दी थी। हम दोनों जानते हैं कि हम सभी के बीच किस तरह का रिश्ता है। अल्लूरा ने फिर से अपने परिवार के सदस्यों की ओर से देखा और फिर उसने जारी रखा। मैं इस्तेमाल नहीं होना चाहता मेवरिक। हालांकि आज मैं संरक्षण एक अवसर दनांगला। मुझे स्काईफॉल परिवार में ले चलो। आइए मैं एस्टारिया स्काईफॉल से मिलूं और आपको ऐसे लाभ के बारे में सोचा होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, यहाँ तक कि एक माँ की डाउन भी बहुत मुश्किल नहीं होगा। और यदि स्काईफॉल परिवार का कहना है कि एस्टारिया स्काईफॉल वास्तव में मर गया है और मेरे फ्लो को ठीक कर देता है, तुम्हें मुझे मारने के लिए स्वतंत्र हो। मेवरिक ने अपनी उंगली सिकोड़ लीन और अल्लूरा के प्रस्ताव पर विचार किया। माँ की बनने का मौका, ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो आसानी से देख सके। एस्टारिया स्काईफॉल, आंशिक रैंक से अधिक आत्मीयता क्षेत्र को तोड़ना, वो बेरोजगार और काले युवा का बलिदान, बहुत सी बातें के लिए विचार करने के लिए क्या, और जो कुछ उसने देखा वो अच्छा ही ये दूर की कोड़ी लगे। इनमें से कुछ भी नहीं लगा। झूठ। खास बात यह है कि इस 10 साल की बच्ची की आंखें कैसे देख रही थीं। वह अभिव्यक्ति, ये बहुत ही प्रभावशाली था कि मेवरिक को उसके सामने पिन टेकने और अपने सिराने की इच्छा हुई। ये भी एक कारण था कि वह अल्लूरा को जल्द से जल्द डेट करना चाहती थी। चुनाव आपका है मेवरिक, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर मैं मर गया तो सिल्वरसेन हाउस को माँ की हाउस बनने का मौका नहीं मिलेगा। अल्लूरा फिर बोला और ठीक है। इस बार मेवरिक ने सहमति व्यक्त की। उसने अल्लूरा की आंखों में देखा और मैं शहीद परिवार में ले रोस्टर लड़की मेव ल्यूक्रेटिया ने कुछ कहा चाहा था, हालांकि मेवरिक ने अपना हाथ उठाया और उसे चुप रहने का आदेश दिया। यह एक स्मार्ट विकल्प है। अल्लूरा ने सिर हिलाया। मेवरिक ने कोई उत्तर नहीं दिया। गाड़ी तैयार करो, उसने आदेश दिया। उसके पिछले नौकर ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। कुछ मिनट बाद गाड़ी तैयार हो गई।
सिल्वरसेन हाउस एक अरल हाउस था, हालांकि यह विशेष रूप से मजबूत नहीं था, फिर भी इसका अच्छा प्रभाव था। शाही परिवार से मिलना कठिन था, हालांकि मिलना मुश्किल नहीं था, और अल्लुरा यही चाहता था। जैसे ही उनकी गाड़ी रॉयल पैलेस के सामने रुकी, एक गार्ड उनकी ओर आया। गिसाव मेवरिक कुछ देखने वाला ही था, लेकिन अल्लुरा, जिसने इस समय खुद को संभाला था, बोली, हम एस्टारिया स्काईफॉल से पाना चाहते हैं। उन शब्दों को सुनकर गार्ड असमंजस में पड़ गए। मेवरिक और ल्यूक्रेटिया, जो अल्लुरा के साथ गाड़ी के अंदर थे, भी थिक गए। शाही परिवार के किसी मृत सदस्य का नाम ऐसे रखें? बच्चे, ये वह जगह नहीं है जहां तुम मजाक कर सकते हो। सौभाग्य से गार्ड ने देखा कि अल्लुरा केवल एक बच्चा था और उसकी देखभाल नहीं थी। तथापि यदि अरल या स्कॉटलैंड रैंक वाला में कोई कुलीन परिवार मौजूद नहीं है, तो कीपर का दायित्व है कि वह रॉयल हॉल को अपना संदेश भेजे और मेमोरियल को आगे की कार्रवाई का निर्णय दे। अब हमारा टाइम खराब मत करो और मेरा मैसेज पहुंचाओ। आपके विपरीत, जो केवल गेट्स पर लौटना है और बाकी दिन खाली खड़े रहना है, मेरे पास वास्तव में कुछ चीजें हैं जो मुझे करने की इच्छा है। गार्ड ने अपनी चोट सिकोड़ ली। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की से डर लगता है कि वह आमना सामना भी नहीं देख सकता था। सत्यता से कहूं तो अगर ये लड़की एबी अरल परिवार की गाड़ी के अंदर घर में नहीं होती, तो ये लड़की दिखाती है कि असल दुनिया में कैसे काम करती है। हालांकि अभी वह केवल अपना सिर झुका सकता है। जैसी आपकी आज्ञा, लेडी अल्लुरा लीन सिल्वरसेन। जैसी आपकी आज्ञा, लेडी अल्लुरा। इतने सारे जादूगर ने सिर झुकाया और चला गया। विश्वसनीयता से कहूं तो उन्हें नहीं पता था कि रॉयल हॉल इस खबर पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। एक मृत सदस्य को फोन किया। वह अरल परिवार निश्चित रूप से मूर्ख था। अरे, वह असभ्य छोटी लड़की है, एक बार उसके परिवार को सजा मिल जाएगी तो मैं देखूंगी कि उसकी रक्षा कौन करना चाहती है। ये संशोधन, गार्ड ने मन ही मन हंसी उड़ाना, फिर वह रॉयल हॉल की ओर दौड़ और सूचना दी। सिल्वरसेन परिवार एक प्रस्ताव कर रहा है। यह क्या है? रॉयल हॉल के गार्ड ने पूछताछ की। वे एस्टारिया स्काईफॉल से पाना चाहते हैं। गार्ड ने भारी प्रतिक्रिया की उम्मीद में सूचना दी, हालांकि अचानक दूसरा गार्ड बंद हो गया। आपने क्या कहा कि फ्रॉमिल फोर्थ कौन कर रहा था? द सिल्वरसेन फिल्मी इलेक्ट्रॉनिक इन बुलाओ बी, लेकिन आपको इसकी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें अंदर बुलाओ, अलौकिक प्रश्न मत पूछो। गार्ड ने आदेश दिया और फिर वह हॉल के अंदर चला गया। क्या हुआ? गार्ड ने बरनहे सिकोड़ लीन और कुछ देर तक खड़ा रहा। जल्द ही उसे याद आया कि उसने उन्हें अंदर बुलाया था, इसलिए वह तुरंत भाग गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। 10 मिनट बाद सिल्वरसेन परिवार को अंततः रॉयल हॉल में जाने की जानकारी दी गई। मेवरिक और उनकी पत्नी के लिए ये पहली बार था जब वे रॉयल हॉल में प्रवेश कर रहे थे, तो जाहिर है वे चिंतित थे। दूसरी ओर अल्लुरा अलग था। वह दुनिया की परवाह किए बिना अपनी माँ और पिता को लेकर अंदर चली गई। लेडी एस्टारिया कहाँ है? उसने प्रश्न किया। मैं माफ कर दूंगा क्योंकि अभी तुम्हारा भी बच्चा है, लेकिन जब आप रॉयल हॉल में प्रवेश करेंगे तो आपको टेक कर राजा को अपना सम्मान देना होगा। साथ ही वो शॉल भी उतारे दो। रॉयल हॉल में जाने से पहले आपको मैनेशियार सीखना होगा। इंजीनियर से एक गिब्सन फुलवेनियस ने बात की। अल्लुरा ने गिब्सन की आंखों में देखते ही अपना शॉल हटा दिया। मेवरिक और उनकी पत्नी, जो अल्लुरा के पीछे थे, उन्होंने अल्लुरा को फिल्म से देखकर अपनी चौड़ी कर ली। उसका अंग, वे खो गए थे। स्काईफॉल साम्राज्य के राजा रिकार्ड्स ने भी जब अल्लुरा की नज़रें देखी तो उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। वह बुरा नहीं है, उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान उभरती है। अल्लुरा, जो उसकी विचारधारा को समझ सकता था, घृणा महसूस हुई, हालांकि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और मुस्कुराहट दी। मैं अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूं, मिनिस्टर गिब्सन। गिब्सन ने आदेश दिया, फिर पिन टेकें और सिरहेड्स। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपका क्या मतलब है? गिब्सन ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। जहां तक मेवेरिक और उनकी पत्नी की बात है, वे दिल का दौरा पड़ने से मरने वाले थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह मूर्ख एक शाही मंत्री के खिलाफ जा रहा था। अगर मैं पिन टेक दूं, मेरी आस्था से लेडी एस्टारिया की गरिमा को नुकसान। गिब्सन ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। लेडी एस्टारिया का नाम बताए जाने पर उसे छोड़ दें, रिकार्ड्स को भी सावधान रहने की जरूरत है। आप लेडी एस्टारिया के बारे में कैसे जानते हैं? उसके साथ क्या रिश्ता है? गिब्सन ने सवाल किया। किसी कारण से कमरे में किसी ने भी मेवरिक और उसकी पत्नी पर ध्यान नहीं दिया। वे बस पृष्ठभूमि स्टूडियो में बदल गए। वास्तव में मैं भी काफी उत्सुक हूं। तुम्हारे बारे में कैसे पता हो, छोटा बच्चा? अचानक कमरे में मौजूद सभी लोगों ने एक आवाज सुनी और एक काले बालों वाली, भूरी आंखों वाली महिला चेहरे पर एक आकर्षण के साथ रॉयल हॉल में चली गई। इस महिला को देखकर अल्लुरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहुत समय हो गया, एस्टारिया। अध्याय 789, भविष्य से बहन। वास्तव में मैं भी काफी उत्सुक हूँ। तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो, छोटी बच्ची? एस्टारिया ने चेहरे पर उत्सुकता के साथ सवाल किया। बहुत समय हो गया, एस्टारिया।
कई साल हो गए हैं जब से उसने अपनी बहन को आखिरी बार देखा था। हो सकता है कि वे एक जैसी न दिखती हों, लेकिन 10 बहनें एक दूसरे के साथ थीं। अल्लुरा के लिए नक्स के बाद उसकी बहनें उसके सबसे करीबी लोग थीं। तो एक जाना पहचाना चेहरा देखकर अल्लुरा खुद पर काबू नहीं रख पाए और जोर से बुदबुदाने लगी। उसकी बातें सुनकर एस्टारिया की भौहें चढ़ गईं। ये छोटी बच्ची, उसे यकीन था कि यह उससे उसकी पहली मुलाकात थी। तब फिर ऐसा क्यों लगा कि एक दूसरे को बहुत समय से जानते थे। तुम निश्चित रूप से दिलचस्प हो, लड़की, एस्टारिया ने चेहरे पर मुस्कान के साथ टिप्पणी की। अल्लुरा आखिरकार अपने किरदार में वापस आ गई और उसने अपना सिर झुका लिया। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, लेडी एस्टारिया। ए अल्फा ग्लेसनोवल बैककोट सी ओम, तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं है। गिब्सन इनसाइड जंप गया। हालांकि अल्लुरा ने बस उस पर नजर डाली। उत्तर देते समय उसकी कोष्ठ रेखाएं अज्ञात हो गईं। मुझे नहीं पता था कि एक विशेषज्ञ स्टेज कल्टीवेटर के पास एक सम्राट के लिए निर्णय लेने का अधिकार था। जब गिब्सन ने पीछे हटकर पूछा तो उसका अंतिम आश्चर्य उड़ गया। आप एम्पर स्टेज के बारे में कैसे जानते हैं? उन्होंने उससे अकेले में नहीं, यहाँ तक कि रिकार्ड्स और एस्टारिया के मन में भी यही प्रश्न किया। हालांकि किसी कारण से एस्टारिया अल्लुरा के विचारों को महसूस किया जा सकता है। उसने टिप्पणी की थी कि यह छोटी लड़की यहाँ किसी को अपनी आंखों के सामने नहीं देखती। इस 10 साल की लड़की के सामने राजा, उसके मंत्री, पृष्ठभूमि में छिपे सभी सैनिक कोई मायने नहीं रखते थे और यहाँ तक कि उसके अपने माता पिता भी, उनमें से कोई भी मायने नहीं रखता था। एकमात्र व्यक्ति जिसकी उसे यहाँ परवाह थी वह एस्टारिया थी, और यह महसूस करते हुए एस्टारिया को नहीं पता था कि क्या उसे इस लड़की की बहादुरी से प्रभावित होना चाहिए या उससे सावधान रहना चाहिए। लेडी एस्टारिया, मुझे पता है कि आपके मन में कई सवाल हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, हालांकि यहाँ इन सभी लोगों के सामने ऐसा करना परेशानी भरा होगा। अल्लुरा ने एस्टारिया की आंखों में देखा और उसके चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए बोला। एस्टारिया सोचने लगा, और ये देखकर अल्लुरा के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आ गई। क्या आप मुझे क्या बता रहे हैं कि मेरी का सबसे मशहूर जासूस 10 साल के बच्चे से डरता है? मुझे नहीं पता कि मैं एक डरावने व्यक्ति के रूप में सामने आया हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मेरा चेहरा काफ़ी अलग है, प्यारा है। जब सभी ने अल्लुरा की रात को देखा तो रॉयल पैलेस में एक अजीब बात सा खत्म हो गई। विशेष रूप से रिकार्ड्स और मंत्री, उनके चेहरे पर पीले पड़ गए थे। ये पहली बार था जब उन्होंने एस्टारिया से इस तरह की बात करते हुए देखा था। दूसरी ओर एस्टारिया ने थोड़ी देर के लिए अल्लुरा पर नजर डाली और देखा कि यह छोटी लड़की अभी भी अपने चेहरे पर उस मोटापे और गर्व से भरी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। एस्टारिया को अजीब तरह से महसूस हुआ। वास्तविक पर इसलिए क्योंकि यह छोटी लड़की अपनी अभिव्यक्ति के दौरान बहुत मनमोहक लग रही थी। ठीक है छोटी शैतान, चलो अकेले में बातें करते हैं। अंत में एस्टारिया ने सिर हिलाया। लेडी गिब्स बोला ही वाला था, हालांकि एस्टारिया ने बस उसे देखा और वह आदमी चुप हो गया। मेरे पीछे आओ, उसने अल्लुरा को आदेश दिया और फिर पलट गया। रॉयल हॉल में मौजूद अन्य लोगों ने यहाँ तक कि राजा को भी पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए अल्लुरा को पीछे पीछे दिखाया। 10 मिनट तक चलने के बाद अल्लुरा और एस्टारिया अंततः एस्टारिया के कमरे के सामने आ गए। जब से मैं यहाँ आई हूँ काफ़ी समय हो गया है, एस्टारिया ने अपने चेहरे पर नटभाव के साथ चारों ओर देखते हुए टिप्पणी की। एस्टारिया को यह अजीब लगा, हालांकि उसने कुछ समय के लिए ये सब अपॉइंटमेंट कर दिया। एक बार उनके कमरे में बैठने की जगह पर उनसे कुछ पूछताछ की गई। आखिरी बार उन्हें कोई अधीरता नहीं मिली। अंदर आओ छोटी लड़की, उसने आदेश दिया। अल्लुरा ने सिर हिलाया और फिर वह एस्टारिया के कमरे में चला गया। फिर उसके पूरे हिस्से के बिना उसने अपनी आंखें झपकाईं और अपना शरीर फैला लिया। हाँ है टिल्ड, आखिरकार अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ, वह बुदबुदाया। कहो जो तुम कहना चाहते हो, एस्टारिया बोली। अल्लुरा ने एस्टारिया की ओर देखा और मुस्कुराया। मुझे यकीन है कि आपके मन में कई सवाल होंगे। आइए मैं आपके लिए सब कुछ आसान बना दूं। आपका पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, सही है? मैं अल्लुरा फॉन्डर हूँ, लियोडा। एस्टारिया ने बर्न स्टैटिस्टिक्स। ये सही है, सिल्वर सेन नहीं, स्काईफॉल नहीं। मैं अल्लुरा लीडर हूँ, आपकी बहन जो भविष्य में है, अल्लुरा ने खुलासा किया। क्या? हालांकि एस्टारिया को लगा जैसे उसने ये गलत सुना है। मैं शादीशुदा बहन हूँ जो भविष्य से जुड़ी है। बकवास मत करो छोटे बच्चे, मेरे पास फ्यू साथ का समय नहीं है। मैं आसपास नहीं खेल रहा हूँ एस्टारिया, सच कह रहा हूँ। क्या सच में ऐसा लगता है कि एक 10 साल का बच्चा आपके सामने इस तरह की बात करेगा? मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए मैंने कहा मैं भविष्य से तुम्हारी बहन हूँ। तुम्हारी पत्नी बनने में अभी कुछ दशक बाकी हैं, अल्लुरा ने उत्तर दिया। एस्टारिया ने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा, हालांकि अंत में उसने अपना सिर हिलाया और हीरे से चेहरा हिलाया। हाँ टिल्ड, मैं 10 साल के बच्चे से क्या बात कर रहा हूँ? जाहिर है वह अल्लुरा पर विश्वास नहीं करती थी, और वह कैसे कर सकती थी? अल्लुरा ने जो कहानी पेश की वह बहुत ही मज़ेदार थी।
एस्टारिया, मैं 10 साल का नहीं हूँ। जरा इसके बारे में सोचो, 10 साल का बच्चा सम्राट स्टेज कल्टीवेटर्स के अनुभव के बारे में कौन जानता है। ठीक है, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको और अधिक जानकारी देता हूँ। कुल 4 एम्पर स्टेज कल्टीवेटर हैं। आपके सबसे मजबूत होने के साथ हर्म्स लिजेंडर दूसरे स्थान पर हैं, अल्सीमस वुड्स तीसरा, और अंत में इमलेट्स कार्डी। आपसे पहले हर्म्स इस दुनिया में सबसे मजबूत प्राणी था, हालांकि आपने उस पर कब्जा कर लिया क्योंकि आप सीधे आसपास के मन तक पहुंचने में सक्षम हैं और एक ही समय में अपने स्वयं के मन का उपयोग करते हैं, जिससे घातक हमलों का एक संयोजन बनता है जहां आपकी गति और ताकत दोनों होती है अनुचित रूप से उच्च है। अल्लूरा ने खुलासा किया और उसकी बातें सुनकर एस्टारिया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सम्राटों के अस्तित्व के बारे में जानकारी एक तरफ, तथ्य यह है कि यह लड़की दुनिया के सभी सम्राटों के स्टेज कल्टीवेटरों को जानती थी और वे कितने मजबूत हैं। और एस्टारिया का वो रहस्य जो बहुत से लोग नहीं जानते। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह महज 10 साल की एक आकस्मिक लड़की थी। एस्टारिया को नहीं पता था कि क्या वह वास्तव में भविष्य में उसकी बहन थी, जैसा कि उसने कहा था। हालांकि ये लड़की निश्चित रूप से ऐसी कोई नहीं थी जिसे वह अनदेखा कर सके। तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है ना? अल्लूरा, जिसने एस्टारिया की अभिव्यक्ति को पढ़ा, ने उसे पकड़ लिया। मैं नहीं जानता, आप हरम्स या अन्य सम्राटों द्वारा भेजे गए जासूस हो सकते हैं। यदि यह वे हैं तो उन्हें इस सब के बारे में पता होगा। फिर आप मेरे बात करने के तरीके को कैसे समझाएंगे? कोई 10 साल का बच्चा इस तरह बात नहीं कर सकता। कुछ भी संभव है। अगर आपके जन्म के बाद से ही आपकी कड़ी निगरानी और निर्देश दिए गए हों तो इस तरह का अभिनय करना भी बहुत संभव है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अल्लूरा चुप हो गया। ये कष्टप्रद हो रहा था। एस्टारिया ने उसका निरीक्षण करना जारी रखा, कुछ ऐसा, कुछ भी खोजने की कोशिश कर रही है जो उसे दूर कर सके। हाँ, भाड़ में जाओ। अंत में अल्लूरा ने जोर से शाप दिया। एस्टारिया ने भौहें चढ़ा दी। अल्लूरा ने फिर आह भरी। आपसे मिलकर मैंने पहले ही भविष्य बदल दिया है। अगर मैं इसे थोड़ा और बदल दूं तो कोई बात नहीं। आपको और अधिक ठोस प्रमाण की आवश्यकता है ना? तुम्हें संदेह है कि मैं अन्य सम्राटों द्वारा भेजा गया हूं? उग्ध, मुझे कुछ ऐसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत है जिसके बारे में केवल आप ही जानते होंगे। अल्लूरा अपना सिर खुजलाने लगी। लेकिन मैं जो कुछ भी जानता हूं वह दशकों बाद ही घटित होगा। अल्लूरा सोचती रही, फिर अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। वह काम कर सकता है। उसने मन ही मन बुदबुदाया। फिर उसने एस्टारिया पर नजर डाली और, मुझे एक कलम और एक कागज दो। आपको इसकी जरूरत किस लिए है? बस मुझे दो। एस्टारिया ने नाराजगी जताई। हालांकि अंत में उसने अल्लूरा को वही दिया जो वह चाहती थी। अल्लूरा ने तुरंत सब कुछ पकड़ लिया और उस पर कुछ बनाना शुरू कर दिया। 15 मिनट बीत गए और फिर उसने पेपर एस्टारिया को दे दिया। मुझे नहीं पता कि आपने अभी तक इस पर काम करना शुरू किया है या नहीं, हालांकि ये वह तकनीक है जिसे आप भविष्य में बनाएंगे, स्वॉर्ड ऑरा। एस्टारिया ने सामग्री पढ़ना शुरू किया और अचानक उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। ये तकनीक, वह जिस चीज पर काम कर रही थी, ये निश्चित रूप से उसका एक उन्नत संस्करण था। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली। उसके चारों ओर का मन हिल गया। उसकी तलवार थोड़ी चमक गई, हालांकि एक सेकंड बाद ये सामान्य हो गई और कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये बात नहीं है। मुझे चाहिए। एस्टारिया खुद से बात करने लगी। उसकी ऐसी हरकत देखकर अल्लूरा ने मुंह फेर लिया। मुझे यह उसे नहीं देना चाहिए था। यह पागल तलवार प्रेमी। अभी उसके पास नक्श भी नहीं है, एकमात्र व्यक्ति जिसके लिए वह अपनी तलवार छोड़ेगी। उसने सिर हिलाते हुए मन ही मन सोचा, जो भी हो, जब तक मैं उसका पहला व्यक्ति बनूंगा। क्या अब आप मुझ पर विश्वास करते हैं? इस बारे में किसी को भी पता चलने का कोई तरीका नहीं है ना? अल्लूरा ने सवाल किया। आखिरकार एस्टारिया अपनी चिंता से बाहर आई और सवाल किया, आप इस तकनीक के बारे में कैसे जानते हैं? जैसा कि मैंने कहा, मैं भविष्य से आई हूं और आपकी भावी बहन हूं। मैं इस तकनीक को पूरा करने के बाद भी किसी के साथ साझा नहीं करूंगा। मैं इसके बारे में निश्चित हूं। ठीक है, लोग बदल जाते हैं एस्टारिया। आप अपना उपनाम भी बदल लेंगे। अपनी इस कठोरता की तो बात ही छोड़ दीजिए। मेरा उपनाम? एस्टारिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कुछ नहीं, मैं और अधिक साझा नहीं करूंगा। मैं भविष्य को पहले से अधिक प्रभावित नहीं करना चाहता। वैसे भी मुझे यकीन है कि इस तकनीक को देखने के बाद अब आप मेरी बातों पर विश्वास करेंगे। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं। यदि आप उनका उत्तर देने में सफल होते हैं तो मैं आप पर विश्वास करूंगा। इस दुनिया में वह व्यक्ति कौन है जिसे मैं सबसे अधिक प्यार करता हूँ? नक्स। ओह, मेरा मतलब है अरविना। मुझे लगता है कि वह वर्तमान में वह व्यक्ति होना चाहिए जिसके आप सबसे करीब हैं, है ना? या शायद आपका बेटा, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं है। बस बहुत हो गया, अगले प्रश्न का उत्तर दो। वह कौन व्यक्ति है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ? एस्टारिया ने सवाल किया। रिकार्ड्स। इस बार अल्लूरा का उत्तर तुरंत था। ये जल्दी था, यहाँ तक कि एस्टारिया भी आश्चर्यचकित रह गया।
आप ही थे जिन्होंने भविष्य में उसे फांसी देने का आदेश दिया था, और जब आपने ऐसा किया तो आप काफी प्रसन्न दिखे। अल्लूरा ने उत्तर दिया। क्या? एस्टारिया की अभिव्यक्ति बदल गई। मुझे इस तरह मत देखो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि यह कैसे हुआ। मैं केवल इतना कहूंगा कि भविष्य में आप अपने बेटे का बदला लेने में कामयाब रहे, इसलिए आप निश्चिंत हो जाएं। अल्लूरा धीरे से मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर एस्टारिया चुप हो गई। उसने कुछ देर तक अल्लूरा की आंखों में देखा और फिर, आप सचमुच भविष्य से आए हैं, हो? उसने टिप्पणी की। तो अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है। जब तुमने मुझसे बदला लेने की बात कही तो मुझे तुम्हारी असली मंशा का एहसास हो गया। एस्टारिया मुस्कुराया और अल्लूरा भी जवाब में मुस्कुराया। तो मेरी भविष्य की बहन, तुम यहाँ क्यों आई हो? एस्टारिया ने सवाल किया। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने छात्र के रूप में स्वीकार करें। अल्लूरा ने उत्तर दिया। एस्टारिया ने भौहें चढ़ा दीं। मैं आपकी स्थिति का उपयोग अपनी सुरक्षा के लिए करना चाहता हूं। खुद को बचाने के लिए? किससे? रिकार्ड्स। एस्टारिया समझ गया। वह हरामी भविष्य में तुमसे शादी करेगा। मैं दोबारा उस दुस्वप्न से नहीं गुजरूंगा। ठीक है, अब से तुम मेरे छात्र बनोगे। एस्टारिया सहमत हुए। धन्यवाद। अल्लूरा मुस्कुराए और उसने अपना सिर हिलाया। आप अब से क्या करने की योजना बना रहे हैं? एस्टारिया ने सवाल किया। ज्यादा कुछ नहीं, मैं अपने घर वापस नहीं लौटना चाहता, इसलिए बस मुझे एक कमरा दे दीजिए। मैं वहीं रहूंगा और हाल ही में प्राप्त अपनी शक्तियों का अभ्यास करूंगा और उसे नियंत्रित करने का प्रयास करूंगा। शक्तियाँ? ठीक है, ये जटिल है, तुम्हें इसके बारे में भविष्य में पता चलेगा। तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें सीख सकता हूँ? बस अपनी तलवारबाजी पर ध्यान केंद्रित करो एस्टारिया। मैं उसके लिए चीज़ों को और अधिक कठिन नहीं बनाना चाहता। साथ ही आप वैसे भी उन शक्तियों को नहीं सीख सकते। ये वह कौन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? आप उसके काफ़ी करीब लगते हैं। ये सवाल सुनकर अल्लूरा बस मुस्कुराया। ओह, चिंता मत करो, तुम जल्द ही उससे मिलोगे। आप परेशान कर रहे हैं। एस्टारिया ने सूंघा। मेरा मतलब है, क्या आप वास्तव में मुझे जगह देने, मुझे बाहर धकेलने और फिर अंततः उस तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक आदमी के बारे में सुनना चाहते हैं जो मैंने अभी आपको दिया है? अल्लूरा ने सवाल किया और अचानक एस्टारिया की अभिव्यक्ति बदल गई। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वे आदमी ध्यान देने लायक नहीं हैं। एस्टारिया ने टिप्पणी की। अल्लूरा बस मुस्कुराई जब उसने एस्टारिया को याद किया जो नक्स की बाह में पिघल जाती थी जब भी वह उसे गले लगाता था। मुझे आश्चर्य है कि अगर भविष्य में वह ये शब्द सुनेगी तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अध्याय 790। ये परेशानी भरा हो रहा है। आप अकेले लग रहे हैं, मुझे आपके साथ क्या जाना चाहिए? मेरे यहाँ एकांतवास का एक कारण है महाराज। अल्लूरा, जो एक अनुभवी भाव लेकर रॉयल गार्डन में था, ने रिकार्ड्स की ओर देखे बिना ही उत्तर दिया, जिसने पहली बार बातचीत शुरू की थी। ऐसा कुछ था जो रिकार्ड्स ने कभी नहीं किया था, और न केवल मंत्री और रिकार्ड्स के आसपास के लोग, यहाँ तक कि अल्लूरा, जो भविष्य बताता था, वह भी आश्चर्यचकित था। आखिरकार रिकार्ड्स को कभी किसी महिला का पीछा नहीं करना पड़ा। बस उस महिला को आदेश दिया गया था और संभावना है कि वह चली गई। यदि वह ऐसा नहीं करती तो रिकार्ड्स को बस अपने परिवार से बात करनी थी और अगले ही पल महिला उसकी हो जाती है। ये बस इतना ही आसान था। हालांकि इसका उपयोग अल्लूरा के विरुद्ध नहीं किया जा सका। उनके परिवार को काफी धमकाना था, आखिरकार वे केवल आरज थे। हालांकि अल्लूरा को किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन प्राप्त था जिसके खिलाफ जाने का रिकार्ड सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था। और जिज्ञासा स्थिति उसे खतरनाक सौदे से कोई लाभ नहीं हुआ। अल्लूरा की एस्टेरिया द्वारा दूसरी वरीयता प्राप्त महिला अरविना के समान हो गई। इसलिए अल्लूरा को रिकार्ड्स द्वारा डिटेक्ट किए जाने पर इसी तरह के व्यवहार की उम्मीद थी। हाँ, एक बार जब रिकार्ड्स को एहसास हुआ कि वह अरविना के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, तो उसने मानली को हरा दिया और उसके करीबी दोस्त की कोशिश भी नहीं की। आखिरकार उसके पास खूबसूरत महिलाओं की कभी कमी नहीं थी। बहुत सारे फूल थे तोड़ने के लिए, वह एक पर अपना समय क्यों टूटता है? यही उनका सिद्धांत था। हालांकि किसी कारण से जब अल्लूरा की बात आई तो रिकार्ड्स ने हार नहीं मानी। उसने विभिन्न तरीकों का उपयोग करके अल्लूरा से संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि जब भी उसने कोई कदम उठाया, अल्लूरा ने उसे अस्वीकार कर दिया। तुम हमेशा अकेले हो अल्लूरा, दूसरों के साथ कुछ समय बिताने का प्रयास क्यों न करें? हालांकि रिकार्ड्स ने हार नहीं मानी और अपना पीछा जारी रखा। इस बार अल्लूरा ने आखिरकार रिकार्ड्स की ओर देखा और अपने चेहरे पर ठंडी नजर डालते हुए उसने उत्तर दिया, महाराज, हम दोनों जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और इसी तरह हम दोनों जानते हैं कि मेरा उत्तर क्या है। इसलिए मुझे लगातार परेशान करने के बजाय मेरा सुझाव है कि आप मुझे अकेला छोड़ दें और अन्य फूल इकट्ठा करने जाएं। उसके ठंडे शब्दों को सुनकर रिकार्ड्स को बुरा नहीं लगा, बल्कि हे टिल्ड, यही कारण है कि मैं तुम्हें चाहता हूं अल्लूरा।
उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अल्लूरा के पूरे शरीर को स्कैन किया, फिर उसने उसके चेहरे को देखा और अपनी आंखों को चमकाते हुए उसने शुरू किया। तुम्हारी भयंकर आंखें जब तुम मुझे अपने इस आकर्षक शरीर के साथ घृणा से देखती हो, यह एक सम्मोहक आकर्षण देता है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, इससे मैं दूर नहीं जा सकता। और चूंकि मैं तुम्हें पाने के लिए शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, इससे मुझे आप सभी को अपने लिए और भी अधिक पाने की इच्छा होती है। और मुझ पर विश्वास करो अल्लूरा, चाहे तुम विरोध करने की कितनी भी कोशिश करो, अंत में तुम मेरी ही होगी। मैं उस अभिव्यक्ति का इंतजार कर रहा हूं जो आपके इस खूबसूरत चेहरे पर दिखाई देगी जब आप आखिरकार मेरे बिस्तर पर मेरे नीचे होंगे। उन शब्दों को कहते हुए रिकाज ने अपने हाथ बढ़ाए और अल्लूरा के गालों को आकर्षक ढंग से सहलाया। अल्लूरा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। रिकाज एक किंग स्टेज कल्टीवेटर था, वह उससे बहुत तेज था, इसलिए वह उसकी हरकतों पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकती थी। हालांकि जैसे ही उसे एहसास हुआ कि इस आदमी ने क्या किया है, उसने तुरंत उसका हाथ मारा और पीछे कूद गई। तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? वह गुस्से में चिल्लाए। वह इतनी तेज थी कि उसकी बातों से हंगामा मच गया और बगीचे में काम कर रहे नौकरों और कुछ गार्डों ने स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। ए अल्फा ग्लेस्नोवल बैकवर्ड सी ओम इस तरह की स्थिति में ध्यान का केंद्र होने के कारण रिकाज को अपमानित महसूस हुआ। उसने अल्लूरा को घूर कर देखा और फिर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कुतिया, क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? मैं करता हूँ, एक हताश आदमी जिसने मुझे छूने की कोशिश की। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ रिकाज, मुझे फिर कभी मत छूना, या मैं तुम्हें ऐसे तरीकों से भुगतान करूंगा जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अल्लूरा ने रिकाज की ओर घूरते हुए कहा। हालांकि रिकाज ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी को इस तरह बात करने की अनुमति दे सके। सिर्फ इसलिए कि डाउजर आपका समर्थन करता है, आपको लगता है कि आप मुझसे इस तरह बात कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ। तुम्हें लगता है कि दहेज लेने वाला हमेशा तुम्हारी रक्षा कर सकता है। आप इसे आजमा क्यों नहीं लेते? मैं इसे आपकी आंखों में देख सकता हूँ। तुम इतने गुस्से में हो कि मुझे मार डालना चाहते हो, है ना? आप ऐसा क्यों नहीं करते? वह तलवार खोलो और मेरा सिर काट दो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ रिकाज। अल्लूरा ने धमकी दी और इस स्तर तक धकेले जाने पर रिकाज ने भी गुस्से में अपनी तलवार खोल दी। ये तुम्हारी गलती थी कुतिया। उन शब्दों को कहते हुए रिकाज गायब हो गया और अल्लूरा के पीछे दिखाई दिया। हालांकि जैसे ही वह अल्लूरा का सिर काटने वाला था, क्लैंक, उसकी तलवार अवरुद्ध हो गई थी। कौन हिम्मत करता है? हालांकि रिकाज चिल्लाया। जैसे ही उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी जिसने उसकी तलवार रोकी थी, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। तुम साहसी हो गए हो रिकाज, एस्टारिया ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बात की। डी डॉवेगर, रिकाज हकलाया, तुमने मेरे छात्र पर हमला करने की हिम्मत की। तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ करने की हिम्मत कब से आ गई? या क्या तुम वास्तव में उस बिंदु पर पहुंच गए हो जहां अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? एसएस उसने मुझे उकसाया, रिकाज ने उत्तर दिया। तो आप कह रहे हैं कि आप, स्काईफॉल किंगडम के राजा, एक किंग स्टेज कल्टीवेटर, वास्तव में एक 21 वर्षीय लड़की के उकसावे में आ गए और लापरवाही से काम किया? सवाल करते समय एस्टारिया ने अपना सिर झुका लिया। वो, रिकाज के पास कोई उत्तर नहीं था। क्या आप निश्चित हैं कि आप राजा बनने के योग्य हैं? एस्टारिया ने सवाल किया। क्या आपके पास कोई अन्य विकल्प है? इसमें उसके पास जो कुछ भी था वह सब कुछ ले लिया। तथापि अंत में रिकाज फिर भी उत्तर देने में सफल रहा। तथापि कहा हुआ कक, एस्टारिया को वह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके चारों ओर का मैना हिल गया और उसके पैरों के पास इकट्ठा हो गया। फिर उसने रिकाज के पेट पर लात मारी। आदमी का शरीर उड़ गया और पेड़ से टकरा गया, जिससे वह भी टूट गया। रिकाज की खांसी से खून निकला। एस्टारिया फिर रिकाज की ओर चली। उसके चारों ओर की आभा इतनी दमनकारी थी कि रिकाज, जो खून की खांसी कर रहा था, अपना सिर भी नहीं उठा सका और उसकी आंखों में नहीं देख सका। मैं चाहता हूं कि इस साम्राज्य पर किसी विशेषज्ञ या ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर का शासन हो, बजाय इसके कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे हेरफेर करना आपके जितना आसान हो। तो इससे पहले कि आप मुझसे इस तरह बात करें, ये बात अपने मन में रखो, मैं अब वैसा नहीं हूं जैसा मैं पहले था। तुम मुझे एक और कारण बताओ और मैं तुम्हें मार डालूंगा रिकाज स्काईफॉल। एस्टारिया ने धमकी दी। बाल्टी भर पसीना आने के कारण रिकाज का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। एस्टारिया के चले जाने के बाद ही अंततः उसने सांस लेना शुरू किया और जैसे ही उसने सांस लेना शुरू किया, वह जमीन पर गिर गया। एस्टारिया ने जो दबाव छोड़ा वह उसके सहन करने के लिए बहुत अधिक था। कुछ मिनट बाद शैडो यूनिट के सदस्य उसकी ओर दौड़े और उसे उठाया। उनके समर्थन से रिकाज को उसके कमरे में वापस ले जाया गया और उन सभी नौकरों को, जिन्होंने ये सब खेलते हुए देखा था, अपना मुंह बंद रखने का आदेश दिया गया। आदेश स्पष्ट था, यदि यह घटना प्रकट की गई तो अपराधी की खैर नहीं, सभी सेवकों का सिर काट दिया जाएगा। हाँ, शैडो यूनिट कितनी सख्त और क्रूर थी और उनके पास ऐसा करने का पूरा अधिकार था। दूसरी तरफ
एक बार जब एस्टारिया अल्लूरा को अपने कमरे के अंदर ले गई तो उसने अपने चेहरे पर झुर्रियां डालते हुए सवाल किया। वह क्या था अल्लूरा? हाँ है। दूसरी ओर अल्लूरा घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। अल्लूरा, एस्टारिया ने चिंता में चिल्लाया। वह अल्लूरा को उठाने के लिए जमीन पर झुक गई, हालांकि अचानक उसने देखा कि अल्लूरा के सिर से बैंगनी रंग के सींग निकल रहे हैं, उसके कान लंबे हो गए हैं, उसकी क्रिस्टल नीली आंखें गहरे बैंगनी रंग में बदल गई हैं और एक अजीब बैंगनी धुंध उसके शरीर को घेर रही है। ये देखकर एस्टारिया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ए अल्लूरा तुम! अल्लूरा जोर जोर से सांस लेता रहा। आपकी शक्तियों का क्या हुआ? एस्टारिया ने अपने चेहरे पर उलझन भरे भाव के साथ सवाल किया। ए एस्टारिया, क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? अल्लूरा बोला। श्योर। एस्टारिया ने सिर हिलाया और फिर वह अपने कमरे से बाहर चली गई। एक बार जब वह अकेली रह गई तो अल्लूरा की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, फिर उसके हाथ उसके निजी क्षेत्र की ओर बढ़े और एक बार उसने उसकी पैंटी को छुआ। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। इससे परेशानी हो रही है, उसने मन ही मन सोचा जब उसने देखा कि उसकी उंगलियां रस से भरी हुई थीं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया था, कोई भी उसे कैसे भी देखे ये स्पष्ट था। वह कामोत्तेजित थी। हस्तमैथुन अब काम नहीं कर रहा था और नक्स के जन्म में अभी 8 वर्ष बाकी थे, और फिर असली नक्स के नकली नक्स के शरीर पर कब्जा करने से पहले उसे 18 साल तक इंतजार करना पड़ा। कुल मिलाकर 26 वर्ष थे। अल्लूरा, जिसकी थी ये हालत, करना पड़ा 26 साल और इंतजार। अब मुझे समझ में आया कि सुक्कुबी एक आदमी से दूसरे आदमी के पीछे क्यों कूदती है। अल्लूरा ने अपनी आंखें बंद करके खुद से बुदबुदाया और खुद को शांत करने की कोशिश की। वह नीली आंखों और सामान्य मानव जैसी विशेषताओं के साथ एक इंसान बन सकती है, हालांकि ये सिर्फ एक मजबूत भ्रम है जो उसने खुद पर डाला है, जिससे दूसरे लोग उसे उसी तरह देखते हैं। सच तो यह है कि वह पहले ही और पूरी तरह से सक्कुबस में बदल चुकी थी, और सक्कुबस की शक्तियों के साथ साथ जब वह 18 वर्ष की हो गई तो उसे अत्यधिक उच्च सेक्स ड्राइव भी विरासत में मिली थी। वह काफ़ी अच्छी तरह से पकड़ में थी। हालांकि रिकार्ड्स, जो एक आदमी था, जब उसने उसे छुआ तो उसकी यौन इच्छा अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ गई। उस पल, भले ही वह रिकार्ड्स ही क्यों ना हो, जिस आदमी से वह बिल्कुल नफरत करती थी, उसका शरीर उसके लिए तैयार था। बेशक केवल उसका शरीर ही उसके लिए तैयार था, उसका दिल पहले से ही किसी और का था। चाहे ये कितना भी बुरा क्यों ना हो, अल्लूरा एक बात के बारे में निश्चित था। वह अपना पहला समय किसी और को देने के बजाय मर जाना पसंद करेगी। नक्स ही उसके लिए एकमात्र विकल्प था। नक्स के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ रहना ये संभव ही नहीं था। सक्कुबस में उच्च यौन इच्छा होती है, इसलिए उन्हें लगातार साथी बदलने की ज़रूरत होती है और वास्तव में वे एक व्यक्ति के प्रति वफादार नहीं रह सकते हैं। मेरी गांड, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्स कैसे कर सकते हैं जिससे आप प्यार नहीं करते? अल्लूरा इसे कभी नहीं समझ पाएगा। ये सब सोचते सोचते उसका शरीर भी कुछ हद तक शांत हो गया। वह उठ खड़ी हुई। उसके पैर अभी भी थोड़े कमज़ोर थे, इसलिए उसे पास की दीवार का सहारा लेना पड़ा। हालांकि जल्द ही उसने अपनी सुंदरता वापस पा ली। उसके सींग, लंबे कान और उसकी आंखों का बैंगनी रंग गायब हो गया और वह अल्लूरा बनकर लौट आई जिसे हर कोई जानता था। मैं अब ठीक हूँ, उसने बोला। एस्टारिया फिर अंदर आई और अपनी भावी बहन की हालत देखकर एस्टारिया ने आह भरी। ये रिकार्ड्स होना जरूरी नहीं है, आप जानते हैं, वहाँ बहुत से योग्य व्यक्ति हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं एक आदमी ढूंढूं? क्या आपने नहीं कहा कि वे समय की बर्बादी थे? अल्लूरा हंसा। अगर यह आपको इस हद तक परेशान करता है कि आप अपना विवेक नहीं रख सकते हैं, तो अपने फायदे के लिए पुरुषों का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, एस्टारिया ने उत्तर दिया। अरे, मैं सचमुच चाहता हूं कि अभी तुम उससे मिलो। अल्लूरा हंसा। वह फिर से है ना? मैंने उसके बारे में इतनी बार सुना है कि अब मैं भी उससे मिलना चाहता हूं। एस्टारिया बुदबुदाया। जरूर जरूर, अल्लूरा ने बुदबुदाया, फिर उत्तर देते हुए उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वैसे भी मुझे अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। मैं कभी कभी अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो देता हूँ, मैं अभी भी इसमें महारत हासिल नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, जब तक तुम ठीक हो। एस्टारिया ने कंधे उचकाए। वैसे भी मैं छोटी फेल के साथ खेलने के लिए बाहर जा रहा हूँ, आज उसका दूसरा जन्मदिन है। अल्लूरा ने पलटते हुए बात की। उसकी पीठ और उसकी साधना अवस्था को देखकर एस्टारिया ने कहा, टीस्क, ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर बनने में 11 साल, चौदह राक्षस। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एफिनिटी क्षेत्र आपकी प्रतिभा का अनुमान नहीं लगा सका। ये बहुत अधिक है। हे, अल्लूरा बस मुस्कुराया। 11 वर्ष, उस आदमी ने इतने समय से खेती भी नहीं की थी। खैर, ऐसा नहीं था कि उसे वैसे भी खेती करने की ज़रूरत थी। क्या आप निश्चित हैं कि मुझे इस फेलबटा से नहीं मिलना चाहिए? एस्टारिया ने सवाल किया। नहीं, मैं खुद उससे मिलने के बाद पहले से ही बहुत सी चीज़ें बदल रहा हूँ। मैं कोई अनावश्यक जोखिम नहीं ले सकता। यह उससे मेरी आखिरी मुलाकात भी होगी।
मैंने अपने बारे में बता दिया है, इसलिए भविष्य में जब वह उससे मिलने वाली हो तो मेरे लिए उससे संपर्क करना अजीब नहीं होगा। वैसे भी इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, मैं हर चीज़ का ख्याल रखूंगा। तुम्हें सिर्फ अपनी तलवार पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपकी आंखों में देख सकता हूं कि आप मेरे अभी चले जाने के अलावा और कुछ नहीं चाहते। अपनी तलवार का अभ्यास करो, मैं विदा लूंगा। उन शब्दों को कहते हुए अल्लूरा अंततः एस्टारिया के कमरे से बाहर चला गया। और जैसा कि अल्लूरा ने भविष्यवाणी की थी, एस्टारिया ने अपनी तलवार निकाली और उसके चारों ओर का मैना हिल गया।